कि हमें ट्रैवल की छेड़ी से धीरे धीरे बाहर करेगा क्या। पहले आपके नाम के आगे मेरे नाम के आगे बिस्ट लगा दिया, फिर जब मैं सिंह भी नहीं था तो पहले मेरे नाम के आगे सिंह लगाया, फिर मेरे नाम के आगे बिस्ट लगाया, और थोड़े दिन में किसी सज्जन ने किताब लिख दी कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो राजस्थान से आए हैं, और जिस हिस्से की वो जिक्र करते हैं कि जिस राजस्थान से लोग आए हैं वो 5th शेड्यूल के अंदर बैठा है। पर मेरे गाँव में तो अभी तक 100 भी नहीं है, जबकि जब पूजा होती है तो 500 पहुँच जाते हैं। मेरा सिर्फ और हमारे संगठन का या हमारे समाज का एक योगदान ये है, एटलीस्ट अपने कागजी बेसों पे उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन कर जाओ। उत्तराखंड के लोग बहुत एक सीधे वाली कैटेगरी में कह लीजिए या लाटे वाली कैटेगरी में कह लीजिए, उस कैटेगरी में है। अभी तो उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली मुंबई में बांडे माजने से फुर्सत हो तब तो बेचारे आंदोलन करें। आप कौन सी स्थिति में जा रहे हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, देहरादून में या जो कहीं भी कह लीजिए, अगर मैं वहाँ देखता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे उत्तराखंड की महिलाएं वहाँ पे भांडे मांज रही हैं। बाहर के लोग आते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और वो भांडे मांज रही वहाँ पे। मतलब हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया। तो अभी आप उत्तराखंडियों से ये बोलोगे कि आंदोलन करो, भैया अभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, और सर्वाइव करते करते आप ये कहते हैं कि हम 36 आंदोलन लड़ रहे हैं। नहीं, पर हम सबको ये कन्विंस कर रहे हैं, एक आंदोलन लड़ो, आपका यूसीसी भी इसी से होगा, आपका परिसीमन भी इसी से होगा, आपका रिवर्स माइग्रेशन भी इसी से होगा, आपको रोजगार भी इसी से मिलेगा, और आपको संस्कृति का संरक्षण भी इसी से होगा। तो नदी से रेत निकालना, जंगल से 375 प्रकार के अंदर के फल और 174 के आसपास के ज़मीन से ऊपर के फल बहुत सारे होते हैं जिन्हें जड़ी बूटियों का रूप भी कहा जाता है। अभी कौन निकालता है? अभी तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा वेस्टेज जा रहा है, और सरकार हमें जंगलों में घुसने नहीं देती है। लेकिन पुराने ज़माने के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज निकालते थे वो सारे का सारा सिस्टम, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के और बहुत सारे कांग्रेस के एमएलए जो सहमत हो गए। आपकी बात से? हाँ बिल्कुल। लगभग कितने एमएलए आपके साथ होंगे? अनुप भाई, एक बात मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अगर उत्तराखंड के लोगों को सच में ऐसा कुछ चाहिए होता ना, तो देखिए बीजेपी पिछले 10 साल 2 चुनाव तो लगातार जीती हुई है, और भारतीय जनता पार्टी का ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। वो ऐसा कानून लेकर आई जिसमें उन्होंने भू कानून को भी मतलब ज़्यादा लोगों को शामिल करा। नया भू कानून भी अगर बीजेपी लेकर आई तो उसमें भी उन्होंने केवल ग्रामीण क्षेत्रों को रखा, शहरी क्षेत्रों को नहीं रखा। लोगों ने तब भी कोई विरोध नहीं किया। लोग बीजेपी यूसीसी लेके आई, उसका भी यहाँ के लोगों ने स्वागत किया। तो मेरा ये सवाल है कि लोग कौन हैं ये आपके साथ जो कह रहे हैं कि भैया शेड्यूल 5 लेकर आओ। अगर लोगों को जरूरत है तो फिर ये बीजेपी क्यों जिता रही है, या यूकेडी का तो कहीं नाम ही नहीं है जो सेम बात आप लोगों की तरह की बातें कहती है। मैं वही आपसे बात करना कि अनूप बिष्ट को हम लेकर पौड़ी में पहुंचा देते हैं। अनूप बिष्ट के पास क्या है ऐसी चीज है कि वो काम नहीं कर पा रहे वहां पर को? कि पहले अपना दुश्मन तो निश्चित कर लो कि किससे लड़ना है। तो आप जो कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो बीजेपी या कोई पार्टी है, नहीं है। मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर विपक्ष फेलियर है। इसके सोर्स क्या हैं आपके? कि ये लोग 90% खस हैं जो आप कह रहे हो। यशवंत सर के हिसाब से जो उनको सम्मानित हुई उनकी किताब के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे समुदायों का लिस्ट उस पर डाली है कि ये सारे के सारे लोग ना खस समुदाय से आते हैं। जैसे 7 लाख की आबादी वाला राठ समुदाय पूरा खस है। उधर चले जाइए। मतलब ऐसे कुछ स्पेशल ट्रेड्स होते हैं कि इस तरीके की चीज़ें खास लोग करते हैं, या इस तरीके जैसे गंगोली हाट में रहने वाला कोई पंडित जी हैं, ठीक है, ब्राह्मण है, वो कैसे साबित करेंगे कि वो खस है? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जैसे आप किसी कुमाऊनी ब्राह्मण है, ठीक है, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि भैया आप जनजाति हो। जनजाति में भी आप कौन सी, आप ये तो नहीं कह रहे हो कि कुमाऊनी कहोगे और जनजाति कहोगे संसद नहीं मानने वाली है। आपको पर्टिकुलर उसको बताना पड़ेगा कि आप ये जनजाति हैं। अगर हम एक बार ये मान लेते हैं, पहले तो अभी तक आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आप लोगों को कन्विंस कैसे करने वाले हो कि भाई आप जनजाति हो, क्योंकि वो मुश्किल काम है। नहीं, वो देखिए, या तो आप, जो मेरे को समझ में आया, आप ये कह रहे हो कि हम उनसे जाके कहेंगे भैया आरक्षण मिलने वाला है, इससे नौकरी सरकारी पक्की मिलने वाली है, तो वो लोग ले लेंगे। तो मेरे पिताजी इसलिए गांव नहीं आए, वो बोलते थे मेरा तो सांस में प्रॉब्लम है, गांव गया तो वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। बुजुर्गों का डर ये है, छोटे बच्चों का डर ये है कि मैं बोलता हूँ मैं अपना छोटे बच्चे कहाँ लेके जाऊँगा, तो जंगल है। कह रहा हूँ ना कि आप हर चीज़ का सॉल्यूशन ही 5th शेड्यूल दे रहे हो। बिल्कुल।
क्या ऐसा मतलब एक हॉस्पिटल बनना है उसके लिए भी आपके लोग फिफ्थ शेड्यूल ही बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, संविधान ने बनाया ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ। एक हमारे तिवारी जी है, क्या बोल रहे थे कि उत्तराखंड एकता मंच के पास चले जाओ तो उनके दवा, सारी मर्जों की दवा एक ही पुड़िया उनके पास। ये बिल्कुल वही बात हुई ना, वैद्य वाली बात की, हाँ भैया बिल्कुल, एक ही पुड़िया है, जब है तो मैं शेड्यूल क्या करूँ 5। बताइए। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में एक अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, जो उत्तराखंड असमितता से जुड़ी हुई है। इसमें यूकेडी जैसे पहले समय से पहाड़ों की राजनीति या पहाड़, जिसको हम कह सकते हैं कि पहाड़ के लोगों की राजनीति या पहाड़ के मुद्दों की राजनीति चलती थी, जो पहले यूकेडी करती आ रही थी। अभी के समय हम ये देख रहे हैं कि जो से इसी से जुड़ा हुआ एक भू कानून का मुद्दा था। फिर हमने जो अपने पिछले वीडियो बनाए हुए हैं उनमें हम एक कमेंट बॉक्स में एक अलग तरीके की नई बात देख रहे हैं, शेड्यूल 5। और जैसे पहले हम लोग जब वीडियो बनाते थे उसमें हर एक मुद्दे का जवाब होता था भू कानून, नया कुछ इस तरीके से हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमको बार बार एक कमेंट आ जाता है शेड्यूल 5 शेड्यूल 5। वो उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से आता है। बहुत सारे लोग हमको फ़ोन करते हैं कि आप शेड्यूल 5 के मुद्दे पर बातचीत कीजिए। तो इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं अनूप बिस। अनूप बिस जी हैं उत्तराखंड एकता मंच के संयोजक, आप उनको कह लीजिए। और लंबे समय से शेड्यूल 5 की मांग को लेकर वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं या फिर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो हम उनसे आज की बातचीत में समझने की कोशिश करते हैं कि ये शेड्यूल 5 का मुद्दा क्या है और वो किस तरीके से उसको देख रहे हैं। अनूप भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मैं आपको जैसे जो इतनी बारी जो बात मैं आपके बारे में कह रहा था वो कितनी सही है, कि मैं कैसे कहूँ कि अनूप बिस कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, या फिर कौन है? आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि समाज के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने वाले एक जन समूह या एक दबाव समूह के एक सदस्य के रूप में मुझे मान सकते हैं। और हमारा जो संगठन है वो एक दबाव समूह के रूप में काम करता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड एकता मंच आज से 8 साल पहले या 9 साल पहले हमने बनाया। तो दिल्ली में जो मांग थी कि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसार एकेडमी एक बनाई जाए, तो उत्तराखंड समाज के एक दबाव समूह के माध्यम से वो वहाँ बन गई। तो आप दबाव समूह कह सकते हैं और उसका सदस्य मुझे कह सकते हैं। तो अब जैसे हम पिछले कुछ समय से आपको देख रहे हैं कि आप एक शेड्यूल 5 की मांग कर रहे हैं, जो भारत के का संविधान है, संविधान की अनुसूची 5 में आप चाहते हैं कि उत्तराखंड आ जाए। ये सही है? बिल्कुल। और ये जो शेड्यूल 5 में आप मांग कर रहे हो, तो शेड्यूल 5 में अधिकांश लोगों को पता है कि जो ट्राइब्स होते हैं उन भारत के अलग अलग हिस्सों में, 4 जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं, उनको छोड़ के जो अलग अलग राज्यों में ट्राइब्स रहते हैं उनके लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसको में राज्यों को शामिल किया गया। भारत के 10 राज्य इसमें शामिल हैं अभी के समय को। आप यही मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड को भी इसमें शामिल किया जाए? बिल्कुल, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण, अब जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि पहले यूकेडी एक जल जमीन जंगल की लड़ाई लड़ती थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि एक भू कानून का मुद्दा आने लगा। फिर आपने देखा कि 5th शेड्यूल का एक मुद्दा आ गया है ना। तो मैं हर जगह यही कहता हूँ कि आज की डेट में हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम आंदोलन लड़ रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली हमें सरकार से मांगना क्या है, वो प्रॉब्लम है हमारी। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर मैं गांव के किसी व्यक्ति से ये पूछूं कि आपको रोज़गार चाहिए या भू कानून, तो हो सकता है कि 100% उनका जवाब ये रहता है कि मुझे रोज़गार चाहिए। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि 5th शेड्यूल की डिमांड इसलिए है क्योंकि इस 5th शेड्यूल के अंदर ट्राइब की जातियों को शामिल किया जाता है, जिस इलाके में ट्राइब की जातियाँ होती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 5th शेड्यूल अगर हमें मिलता है तो हम उसके साथ एक और मांग हमारी बाई डिफ़ॉल्ट ऐड हो रही है, वो है ट्राइब की, यानी कि आर्टिकल 342 की मांग हम लोग करते हैं। तो जब हम हमारे पूरे गढ़वाल क्षेत्र को और कुमाऊं के क्षेत्र को ट्राइब के अंदर डाला जाता है तो हम 100% एलिजिबल हो जाते हैं 5th शेड्यूल का। और इवन एक इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली है मेरे पिछले पॉडकास्ट में कि जो मैंने रिसर्च भी कराया है कि उत्तराखंड के अंदर टीएसी प्रोविज़न करने का भी प्रावधान है, साथ में आपको 5th शेड्यूल करने का भी प्रोविज़न है इसके अंदर, उत्तराखंड के अंदर।
तो बस ये जो प्योर हमारी डिमांड है वो है, एक तरह से आप समझ लीजिए कि जो पहाड़ है उससे रोज़गार करने का अधिकार पहला हमारा होना चाहिए। ये अगर मैं समझना चाहूँ कि 5th शेड्यूल में आपने कहा कि रोजगार आ जाएगा, बिल्कुल। वो कैसे आएगा? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिबरेट कर लेता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी 1972 से पहले, मैं इसको पीछे ले जाता हूँ। 1972 में फॉरेस्ट एक्ट 1927 लगाया गया, और उस टाइम पे जो पहाड़ और नदियों का अधिकार हमारे पास था, उत्तराखंडी या गढ़वाली कुमाऊनी समुदाय के पास था, वो पहाड़ सरकार ने यानी वन विभाग ने अपने अंडर ले लिया। तो उससे जितने भी प्रकार के रोज़गार होते थे, या हो सकता है कि मुझे घर बनाना हो, मुझे लकड़ी चाहिए, या मुझे पत्थर लाना हो या रेत लाना हो, वो सारे के सारे अधिकार उसी दिन छिन गए हमसे। तो अब रोज़गार की बात कर लेते हैं। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक ट्राइब क्षेत्र के अंदर जो भी कुछ योजनाएं होती है, जैसे मैं कहता हूँ कि टिहरी झील है, तो टिहरी झील में स्थानीय लोगों को लाइसेंस दिए जाते हैं जो वहाँ के लोग होते हैं। या मैं कहता हूँ कि राफ्टिंग का सिस्टम है या ऋषिकेश में, तो राफ्टिंग के जो मैक्सिमम लाइसेंस होते हैं वो भी उत्तराखंड के लोगों को ही दिया जाए। तो ये जो प्रावधान है उस इलाके में एलिजिबल होते हैं जहाँ 5th शेड्यूल लागू। अभी ऐसा नहीं होता है, कहना अभी चाह रहे नहीं हो? है, बिल्कुल नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ देखते हैं, छत्तीसगढ़ में भी एक ठीक ठाक इलाका, मेरे ख्याल से 30% के आसपास की पॉपुलेशन उसकी ट्राइब है, लेकिन वहाँ भी तो यही मुद्दे आते हैं कि रोजगार क्या, या फिर वहाँ पर भी अगर कॉरपोरेट आता है तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड से भी ज़्यादा कॉरपोरेट हावी होगा छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी। तो फिर तो वही चीज़ तो है, फिर इसमें अंतर क्या होता है? मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि पहले इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हम अपनी तुलना किससे कर रहे हैं। हम अपनी तुलना किसी प्लेन वाले राज्य से कर रहे हैं, या अपनी तुलना हम किसी पहाड़ी राज्य से करें। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप सिक्किम में देखेंगे या अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, या 5th शेड्यूल का कानून जो हिमाचल के 43% भूमि पे लगा हुआ है, उससे देखेंगे, उनसे कंपैरिजन करेंगे, तो पता लगेगा कि उन लोगों की प्रगति या उन लोगों की पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है। और छत्तीसगढ़ का और भी समस्याएं हैं, पर अभी धीरे धीरे वो उनको आ रहा है। हम अगर जब 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो फिर 5th शेड्यूल की बात, मेन मुद्दा उसमें ट्राइब है। बिल्कुल सर। है ना? तो अगर जब वो ट्राइब है तो तुलना तो एक तो मेरे को लगता है कि शायद हमको सभी राज्यों से करनी चाहिए। दूसरा, अब जब हम इस पे बात भी कर रहे हैं ना, ट्राइब वाली बात कहते हैं, तो आप जो शेड्यूल ट्राइब की बात कह रहे हो, वो शेड्यूल ट्राइब तो एक कानूनी शब्द हो गया, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में दिक्कत तो है आपको ट्राइब बनने की। वो आप कैसे हासिल करोगे? क्योंकि ये तो पूरा समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर जैसे उत्तराखंड में तो राजपूत और ब्राह्मण वाली राजनीति चलती है, उसमें अगर आप किसी ब्राह्मण से कहोगे कि आप जनजाति हो, वो कितना आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा? मुझे भी ऐसे ही लगता था जब हम पहली बार 2 साल पहले इस मूवमेंट को लेके जनता के बीच में गए, तो हमें लगा कि शायद पूर्ण रूप से इसका विरोध हो सकता है। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जिसका मोर देन 73% से ज़्यादा माइग्रेट हो चुके हैं लोग। और जब हम ये कहते हैं कि लोग ऊंची धोती नीची धोती, ये लोग हमारा विरोध करेंगे कि हमें 5th शेड्यूल नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब उत्तराखंड के पहाड़ों पे डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट 1972 तक लागू था, या हम ये कहते हैं कि नॉन रेगुलेटेड एरिया 1921 में लागू हुआ, 1815 में भी लागू हुआ, और ये उसी क्षेत्र में लागू होते हैं जिनको ट्राइब की श्रेणी में ब्रिटिश रखते थे। अब मैं इसको ऐसे नहीं, उसमें फिर दिक्कतें हैं ना कि अगर हम जब ट्राइब की बात कर रहे हैं तो फिर अभी तो अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चलेंगे, अभी तो संविधान के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल। तो संविधान क्या कह रहा है उसमें? तो संविधान के 3-4 पैमाने हैं, क्या उन सभी पैमानों में हम खरे उतरते हैं? बिल्कुल। अभी जैसे हम बात कर लेते हैं कि लूकर कमेटी है 1965 में बनी, तो उस लूकर कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये पता करना कि वाकई में किन लोगों को ट्राइब के अंदर डाला जाए। तो उसके कुछ 4 पैरामीटर थे, जैसे कि आदिम लक्षण होने चाहिए। आदिम लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि आज भी हमारे पहाड़ों में जो खेती होती है वो ट्रेडिशनल स्टाइल से होती है। वो ट्रैक्टर चला के या बड़े बड़े ट्रैक्टर चला के या मशीनें चला के रोज़गार नहीं हो पाता है। दूसरा, अगर हम बात करें आदिम लक्षणों में, तो ये देखा जाए कि हम लोग देवताओं को पूजते हैं, या हम जागर लगाते हैं, या हम उस पद्धति को फॉलो करते हैं जो हमारे पहाड़ों में चलती आई है। इसको आदिम लक्षण का देते हैं। दूसरा पैरामीटर इसका ये है कि एक साईपन होना चाहिए।
यानी कि एक आइसोलेटेड मोड में एक साइनसपन होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इसको ऐसे एलिब्रेट करता हूँ कि हम लोग आइसोलेटेड इसलिए अपने का फील करते हैं, या हम इसलिए थोड़ा सा साइनस हैं। अब पहाड़ की बात करेंगे तो एक गांव यहाँ पे और दूसरा गांव वहाँ पे, तो ये आइसोलेशन तो है उनका। दोनों गांव के बीच में एक जंगल है। तो ये जो पैमाना है इसको एक तरह से कठिन परिस्थिति वाला जीवन कहेंगे। तो ये पैमाना होना चाहिए, और एक सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। आज भी हमारे पहाड़ी लोगों के अंदर इतना शाइनेस है कि वो दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे एक गढ़वाली संगठन, कुमाऊनी संगठन या उत्तराखंड संगठन बना लेते हैं, और उसी संगठन के घिर के अपने एक योजनाओं को करते हैं, चाहे वो उत्तरायणी करना हो, छोटे छोटे प्रोग्राम या कोई बात करनी हो, तो उसी के अंदर ही वो मतलब वो दे आर नॉट रेडी टू कि वो समाज के साथ घुल जाएं। वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अब हो रहा है, थोड़ा बहुत लोग घुल रहे हैं, क्योंकि कम से कम 35 साल तो मुझे हो गए, तो ये तो निश्चित है कि होगा। लेकिन पहले जो एक जनरेशन थी उसको घुलने में 35 साल लगे, एक जनरेशन लग गया पूरा करने में। ये ईसाईपन है। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। तो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन की मैं जब बात करता हूँ तो वो ये है कि हमारी जो पर कैपिटा है वो बहुत कम है। अगर मैं ये बोलूँ कि रुद्रप्रयाग के एक ज़िले की पर कैपिटा 94,000 ईयरली है, और अगर मैं यही बात आपको कहूँ कि हिमाचल के लाहौल स्पीति में पर कैपिटा 27,000 रुपये पर मंथ की है, या 3,14,000 रुपये किन्नौर की है, 2,74,000 रुपये स्पीति की है साल की। तो उनका पर कैपिटा आप देखिए और हमारा पर कैपिटा देखिए। लेकिन इसी में ये भी देखिए, आप जो तुलना कर रहे हैं आप केवल उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों की कर रहे हैं। बिल्कुल। आप पूरे उत्तराखंड जो अभी स्टेट है उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम हिल की बात करते हैं जब भी बात करते हैं, इसलिए हिल की बात करते हैं। और ट्राइब की मांग भी आप केवल और केवल सेवल पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय के लिए मांग रहे हैं। वो ये पहाड़ी और कुमाऊनी समुदाय किस लिए? क्योंकि भोटिया समुदाय को मिल चुका है, राजी को मिल चुका है, थारो को मिल चुका है, बॉक्सो को मिल चुका है और जौनसारी को मिल चुका है। अब दो ही समुदाय मिलते हैं जिनको अभी ट्राइब का श्रेणी में नहीं डाला है, वो है गढ़वाली और कुमाऊनी। अब जैसे ये गढ़वाली कुमाऊनी आप किस तरीके से इसमें जोड़ रहे हो कि क्योंकि गढ़वाल अगर हम इसको डिसाइड करेंगे तो ये तो दोनों शब्द एक ज्योग्राफी की वजह से बने हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा मतलब पॉसिबल है कि हम कुमाऊनी को भी उसी के साथ तुलना कर दें जैसे शौका है, रंग है, या फिर बाकी जो जनजाति है उनका ऐसा नहीं है ना कि उनकी एक भाषा है, अपने रहने का ढंग है, अलग कल्चर है, वो दिखता है, बहुत साफ दिखता है। मैं ये भी सहमत हूँ कि आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है, वो शायद ऐसा कहना नहीं चाहिए, दब्बूपन हम लोगों के पहाड़ियों के अंदर होता है जब बड़े शहरों में जाते हैं, और शायद वो भारत के हर हिस्से में जो भी कोई छोटे शहर से बड़े शहर में जाएगा उसके अंदर वो होता ही होगा। दूसरा अगर कहीं पर को लेकिन इतना लाउड तरीके से दिखता नहीं है जो अंतर मेन स्ट्रीम के जो समाज है और कुमाऊं या गढ़वाली जिसको हम कह रहे हैं, जो अल्मोड़ा में रहता है, नैनीताल में रहता है, रुद्रप्रयाग में रहता है, पौड़ी गढ़वाल में रहता है, ऐसा लाइफस्टाइल में भी बहुत ज़्यादा अंतर कहीं पर को नहीं लगता है। नहीं, मैं इसको ऐसा कहूँगा ना कि जैसे मैं अपने गांव की बात करता हूँ, हमारे गांव में जो कल्चर फॉलो किया जाता है उस पूरे कल्चर में और जोशियट में मैं जो पैदा हुआ हूँ उस कल्चर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि पौड़ी के लोगों ने और टिहरी के लोगों ने और अल्मोड़ा के लोगों ने इतनी माइग्रेशन कर ली है कि वो 5 दिन की शादी को 1 दिन में ले आए। तो बदलाव तो होगा, क्योंकि अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ और 35 साल तक मैं आना जाना लगा हूँ तो मैं कल्चर को चेंज कर रहा हूँ, और ये होता है पहाड़ों में। लेकिन कुछ चीज़ अभी भी कॉमन है, जैसे कि हम पितृकूड़ा रखते हैं, या हम बात कर ले हम जागर नचाते हैं, या हम बात कर ले हम फूल दे, या फिर अपने इगास को मनाते हैं, वो सेम है एक तरह से। फ़र्क इतना कि हमने थोड़ा मॉडर्निटी की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। और मैं अगर इसको जौनसार से जोड़ूं तो जौनसार का तो देहरादून में लगा हुआ है, उनको भी चेंज होना चाहिए था हमारे जैसे, लेकिन वो इसलिए चेंज नहीं हुए क्योंकि उनको ट्राइब का संरक्षण मिला हुआ है। और ट्राइब के संरक्षण के माध्यम से उनके जितने भी एरिया का है, अगर आप देखेंगे, चाहे रोड बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल लगाना हो, या जंगल से रेत निकालने का कॉन्ट्रैक्ट हो, या नदी से पत्थर निकालने का कॉन्ट्रैक्ट हो, ये उन्हीं को मिलता है। अब वो कि जबकि श्रीनगर का मैं रहता हूँ, मेरे को नहीं मिलता है, वो एक कंपनी को टेंडर चला जाता पूरा। लेकिन जौनसार में एक 30 मीटर का हिस्सा या 40 मीटर का हिस्सा एक जौनसारी को ही दिया जाता है। तो आप संरक्षण नहीं करेंगे तो आप मुझसे 30 साल बाद मिलिए,
पूरा दिल्ली और पौड़ी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जैसे आप किसी कुमाऊनी ब्राह्मण है, ठीक है, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि भैया आप जनजाति हो, जनजाति में भी आप कौन सी, आप ये तो नहीं कह रहे हो कि कुमाऊनी कहोगे और जनजाति कहोगे संसद नहीं मानने वाली है, आपको पर्टिकुलर उसको बताना पड़ेगा कि आप ये जनजाति हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप इस चीज़ को देखें थोड़ा सा कि उत्तराखंड में ओबीसी का दर्जा किसको मिला है, तो क्या राठ समुदाय ने ये बोला है कि गढ़वाली को ओबीसी का दर्जा दो? उन्होंने 10-15 साल पहले अपने राठ वर्ड का यूटिलाइजेशन किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तराखंड के जैसे फिक्रवाल है या गंगाड़ी है या रवई है या इसी प्रकार के जो अभी तक हमारी रिसर्च में 57 समुदाय हैं टोटल मिला के, फाइल जो लगेगी वो समुदाय बेसिस पे लगेगी। वो ऐसे नहीं लगेगी गढ़वाली को ट्राइब दो या कुमाऊनी को ट्राइब दो। वो तो एक सिविलाइजेशन समझ लीजिए आप गढ़वाली को, ये जिस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, या कुमाऊँ के जो क्षेत्र के अंदर रहते हैं, पर उस क्षेत्र के अंदर एक समुदाय भी तो है। अगर मेरे को आप गिनेंगे तो मैं किस समुदाय का हूँ, तो मैं हिडवाल समुदाय का हूँ, मसीटाऊ में। मैं अब ऐसे मैं इसको कुमाऊं में समझना चाहूँ तो कुमाऊं में भी बिल्कुल ऐसी ही है। वहाँ पे 37 गढ़ होते थे कुमाऊं के अंदर, और उनके भी समुदाय होते थे कुमाऊं के अंदर, और उन समुदाय के बेसिस पे ही ट्राइब की फाइल लगाई जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम अभी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो अभी हम पूरी लिस्ट को गैदरिंग कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद एक फॉर्मेट बना रहे हैं। उस फॉर्मेट के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी उस समुदाय के बारे में, कितनी जनसंख्या है, क्या बोली बोली जाती है, क्या पहनावा पहना जाता है। थोड़ा सा आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, आप किसी समुदाय कह रहे हो या फिर हम ये जाति से कैसे अलग है? मैं इसको ऐसा कहता हूँ कि जैसे रवई के लोग हैं, तो रवई और जौनसार दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। और रवई की बोली अलग है और जौनसार की बोली अलग है। रवई और जौनसार की थोड़ा बहुत पहनावा मिलता है एक जोग्राफिक एरिया की वजह से। अगर मैं ये बोलूँ कि दोनों के दोनों एक तरह से गढ़वाल क्षेत्र के पार्ट हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों एक तरह से एक समुदाय है। वो आपको रवाल्टी, अपने आप को रवाल्टी बोलते हैं आज की डेट में, और वो रवाल्टी को गढ़वाली की सब लैंग्वेज बोलते हैं एक तरह से। पर रियलिटी ये है कि वो अपने आप को रवाल्टा समुदाय के अंदर डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राठ वाले अपने आप को गढ़वाली से पहले राठी समुदाय के अंदर डालते हैं। तो अगर मैं गढ़वाली और कुमाऊनी की बात करूँ तो गढ़वाली और कुमाऊनी शब्द तो बहुत बाद में आया। तो जैसा मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि कुमाऊं में अगर हम देखें तो गंगोली हाट का है तो हम कहेंगे गंगोला है, बिल्कुल। सूर का है तो सुरयाल है, और इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, ये बात कह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो एक डिवाइड करेंगे ना, कुछ जैसे कॉमन, कुछ बहुत सारी कॉमन जातियाँ हैं, जैसे बोलते हैं कि किसको ट्राइब मिलना चाहिए, तो बहुत सारी लिस्टिंग हमने करी, जैसे कि बिस्ट, नेगी, रावत और ये भंडारी, ये तो बहुत सारी कॉमन है, ये तो बहुत जगह है उत्तराखंड के पहाड़ों में। इसके अलावा और भी लिस्टिंग तैयार हो रही है। इस लिस्टिंग के अंदर समुदाय भी आ रहे हैं। अगर कहीं पर रिजेक्शन भी होती है तो नाम ऑलरेडी है, तो समुदाय भी आ रहे हैं। तो राठ समुदाय है, अगर हम बोलते हैं कि राठ को ट्राइब का दर्जा देना है तो राठ लिखने पे वो सारा का सारा क्षेत्र आ जाता है, राठ समुदाय का पूरा क्षेत्र आ जाता है। उसके अंदर जो भी जातियाँ होंगी वो सारी की सारी ट्राइब के अंदर आ जाएगी। तो जैसे अब एक तो लड़ाई हो गई आपकी, वो बहुत बाद में, मुझे जो समझ में आ रहा है बहुत ही बाद में शुरू होने वाली है, जो केंद्र से होने वाली है, वहाँ से कुछ दर्जा मिलने वाला है, सरकार से होने वाली है। लेकिन पहली लड़ाई तो आपकी समाज में है, जो आपको अवेयर करना है कह लो लोगों को, या फिर ये इस तरीके से है। तो ये किस तरीके, अब ये आपने कहीं शुरू किया हुआ है या लोगों से बातचीत की हुई है, तो लोग क्या कहते हैं इस पर? आप तो देखो जी 137 मीटिंग कर चुके हैं, और 137 मीटिंग हम लोगों ने पंजाब में करी है, चंडीगढ़ में करी है, दिल्ली में करी है, एनसीआर में करी है। नहीं वो तो बहुत पहले चले गए, तो फिर उनका तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हुआ। तो मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे। तो होता क्या है कि जैसे कि हम मीटिंग करते हैं तो किसको पीड़ा है, किसी को घर आने की पीड़ा है या किसी को रोज़गार की पीड़ा है, यहाँ पे पहाड़ में रह के। तो अगर मैं ये कहता हूँ, जैसे कि आज की डेट में जब हम लुधियाना में मीटिंग कर रहे थे 300 लोगों के बीच में, तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि आपको कितनी उम्मीद है कि आप अपने घर वापस आ जाओगे, क्योंकि आपके पिताजी गए, अब आप सर्वाइव कर रहे हो और नेक्स्ट जनरेशन इज़ योर सन। तो आपका बेटा भी नहीं आया और आप नहीं आ रहे हो, और आपके पिताजी गए थे, तो फिर 3 पीढ़ियाँ ख़त्म होगी ना, ऑलमोस्ट डेड होगी आपकी। तो उन लोगों को हम एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर उत्तराखंड के पहाड़ों में ट्राइब लगता है तो सबसे पहले ट्राइब का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपना परिवार रजिस्टर, आपको अपने कागजात उत्तराखंड की तरफ शिफ्ट करने पड़ेंगे।
और ये इसलिए हो रहा है, जो पलायन आयोग जो काम करना चाहती है, रिवर्स माइग्रेशन करना चाहती है, मेरे हिसाब से मैं तो ये चाहूँगा कि कौन नहीं चाहेगा किसी का बेटा IAS IPS बने, एक रिजर्वेशन के अंदर आके। क्योंकि भारत 5th शेड्यूल का प्रावधान ये है कि 5th शेड्यूल एक क्षेत्र पे लगता है, लेकिन उसके अंदर जब हम आर्टिकल 342 की डिमांड कर रहे हैं तो वो एक जाति पे लगता है। दोनों का अलग अलग एक तरह से कानून है, लेकिन ट्राइब हमें मांगना पड़ेगा, 5th शेड्यूल बाई डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। तो हमें पहले लगा था कि अगर हम ग्राउंड में ये बोलेंगे कि शेड्यूल ट्राइब बनने जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत लोग ऑब्जेक्शन उठाते थे। आप जैसे आप अपने अनुभव बना रहे हो दिल्ली NCR या फिर उत्तराखंड से बाहर, उत्तराखंड के किस तरीके के अनुभव रहे हैं? उत्तराखंड का बहुत बढ़िया, कल हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होने जा रही है। और उत्तराखंड में तो जब हमने बात करी तो देखिए, जंगल से रोजगार पाने का पहला अधिकार जो है वो उत्तराखंड में रह रहे उत्तराखंडियों का है। और अगर हम ये बोलते हैं कि उत्तराखंड में नदी जंगल पहाड़ से जो रोजगार निकलेगा उसका पहला हक उत्तराखंडियों का है, तो मेरे हिसाब से ये रोजगार के द्वार खोलता है। ये अपने जंगल नदी पे अधिकार की बात करता है। किस तरीके के रोजगार की बात कर रहे हो आप? जैसे मैं तो कह रहा हूँ ना कि आपकी बात से ही समझ में आ रहा है कि अच्छा सारे बच्चे सरकारी नौकरी करने की तैयारी करेंगे, या फिर आपकी उससे आ रहा है सब बच्चे फिजिकल वर्क करना शुरू करेंगे। पंजाब में पैदा हुआ बच्चा अब कहाँ गांव जाएगा, मतलब हाथ पैर तोड़ेगा या क्या करेगा, ऐसे मेहनत वाला। ये तो बड़ा अजीब टाइप का थॉट आ रहा है ना, क्योंकि और शायद वो कहीं पर को हम जब डेवलपमेंट की जिसकी जैसी परिभाषा ही हमने बना ली है, उस परिभाषा में तो वो एक पीछे बहुत पीछे का आदमी आप बनाना चाह रहे हो लोगों को। अच्छा ठीक है, आप एक आदमी है जो दिल्ली में रह रहा है या फिर जो सब कुछ देख रहा है, टेक्नोलॉजी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, आप उससे कह रहे हो कि अच्छा ठीक है गाँव जाएगा, गाँव में काम क्या करेगा वो? देखिए, जब हम इस बात को कहते हैं कि कोई गांव में आके करेगा क्या, ठीक है जी, मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग पहाड़ से मतलब प्लेन के इलाकों से पहाड़ में रोज़गार करने आ रहे हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे मजदूरी करने आते हैं, ऐसा कुछ मतलब हमने तो जो देखा हुआ है, या तो घर वर बनाने के लिए आ रहे हैं या उस तरीके का रोजगार। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा हमारे पास रोजगार का ऑप्शन है और बाहर वाला आके उसको कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फिजिकल वर्क है मतलब उसमें। मैं ऐसा कहता हूँ कि उत्तराखंड के पहाड़ों के अंदर से आप, जैसे मैं कहता हूँ कि ये क्षेत्र अगर राठ का समुदाय का पूरा क्षेत्र या चौरास का आसपास का जो इलाका है वो पूरा का पूरा एक तरह से ट्राइब के अंदर आ जाता है, तो नदी से रेत निकालना, जंगल से 375 प्रकार के अंदर के फल और 174 के आसपास के ज़मीन से ऊपर के फल बहुत सारे होते हैं जिन्हें जड़ी बूटियों का रूप भी कहा जाता है। अभी कौन निकालता है? अभी तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा वेस्टेज जा रहा है और सरकार हमें जंगलों में घुसने नहीं देती है। लेकिन पुराने ज़माने के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज निकालते थे वो सारे का सारा सिस्टम। तो ये काम तो गवर्नमेंट ऐसे ही 5th शेड्यूल की क्या जरूरत है? पहाड़ में इतने बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उन्हीं को सरकार गए जंगलों में जाओ और निकालो। आप अपने खेत का पेड़ नहीं काट पाओगे और आप जंगल में घुसने की बात कर रहे हैं। आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग, इसके लिए शेड्यूल 5 की क्या जरूरत है? मैं ये समझना चाहता हूं। मैं इसलिए चाहता हूँ शेड्यूल 5 की ज़रूरत इसलिए है कि आप एक उदाहरण मैं आप देता हूँ। लाहौल स्पीति में JWS का एक प्रोजेक्ट था, वो 2800 किलोवाट का उन्होंने अप्रूवल दिया था। उन्होंने 2800 किलोवाट की जगह उसको 3800 किलोवाट कर दिया, यानी कि किसी डैम की ऊंचाई को और भराव को आप बढ़ा रहे हो। तो आप मुझे बताइए वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रभाव कर रहा है चीज़ें। अब आप बताइए यही डैम अगर पौड़ी में बनता तो हमारी हिम्मत नहीं थी रोकने की इसको, लेकिन उन लड़कों को 5th शेड्यूल वहाँ लगा हुआ है और 5th शेड्यूल के कानून के हिसाब से ग्राम पंचायत जितनी NOC आपको दे रही है आपको उतना ही काम करना है। तो मैं ये इसको ऐसे कहता हूँ कि आज की डेट में अगर ये पौड़ी के या अल्मोड़ा के किसी भी पहाड़ में जाके सरकार किसी को भी ज़मीन दे देती है और वहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं या माइनिंग का काम होता है, उसको कौन रोकेगा? उस पूरे माइनिंग के काम को रोकने के लिए, बाहरी लोगों का हद से रोकने के लिए, तो वहाँ पे 5th शेड्यूल की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट, जब मैं ये कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 5th शेड्यूल लगा हुआ है, या हम बात करते हैं कि लद्दाख में 97% लोगों को ट्राइब मिला हुआ है, या हम बात करते हैं कि मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, इन सारों को 6th शेड्यूल मिला हुआ है, तो इसके पीछे ये रीज़न है कि वो लोग अपने जो संसाधन है, देश के संसाधन है, उनके संरक्षण के लिए वो कानून वहाँ लगा गए। अब मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि ये जो नदियाँ हैं,
इन नदियों में अगर हमने सपोज कीजिए पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों में 5th शेड्यूल नहीं लगाया तो वो दिन दूर नहीं है कि इन नदियों के बगल में उस टाइप की फैक्ट्री आने स्टार्ट हो जाएंगी, जिस टाइप की फैक्ट्री को जैसे कोई शराब की फैक्ट्री डाल दे या बियर की फैक्ट्री डाल दे या कुछ और चीज़ों की फैक्ट्री डाल दे, वो डायरेक्टली यहाँ पे आके काम करना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पे हो भी रहा है, यहाँ हो रहा है कि शराब की फैक्ट्रियाँ, पानी का जो गंदा पानी है वो सीधा का सीधा मैं आपकी नदियों में जा रहा हूँ। तो जैसे मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, लेकिन जो आप बात कर रहे हो वो बात है जल जंगल जमीन पे हक की लड़ाई। उसके लिए इतना लंबा रास्ता, पहले लोगों को कन्विंस करो भैया तुम ट्राइब हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद ट्राइब हैं। अगर अगर मैं संविधान की आज की स्थिति देखूं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1972 में क्या हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ 1935 में क्या था, लेकिन अगर मैं आज की स्थिति के हिसाब से देखूं, आप अगर मेन कल्चर से आप मुझे कहोगे, मैं पिथौरागढ़ के रहने वाला हूँ, मुझसे कहोगे कि भैया तुम ट्राइब हो, तो मैं कैसे मानूंगा? पहले तो मुझे कन्विंस करना पड़ेगा आपको, मेरे जैसे 1000 लोग होंगे। फिर दूसरी बात, अगर हम लोग अगर जो लड़ाई लड़नी है इतना लंबा जाके कि लोगों को कन्विंस करो, फिर सरकार को कन्विंस करो, ये तो शायद से एक तरीके का राजनीतिक रास्ता खोल रहा है। शायद आप लोग कल के दिन पार्टी बना लोगे, चुनाव लड़ोगे, कुछ उस तरीके की चीज़ें करोगे। इतना लंबा रास्ता लेने की क्या ज़रूरत है इसके लिए? एक्चुअली आप इसको ऐसा समझिए ना कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पूरे पहाड़ी 11 राज्य है और पूरे पहाड़ी 11 राज्यों में बाहर किसी बिल्डर ने आके ज़मीन खरीदनी पहाड़ में, तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। बस, तो पहला आंसर यही है कि पूरे 11 पहाड़ी राज्यों में सबको कानून मिले हुए हैं, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। इवन ये तक छोड़िए, आप गुजरात में भी 5th शेड्यूल लागू है, या 1 करोड़ की जनसंख्या राजस्थान के लोगों को 5th शेड्यूल मिला हुआ है उस एरिया को। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में जो संसाधन है उसके संरक्षण के लिए, या जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं बहुत हाई हीटअप की वजह से, इनके संरक्षण के लिए तो उत्तराखंड के पहाड़ों को भारत के लिए मेरे हिसाब से इस एरिया को संरक्षण का एक प्रावधान देना चाहिए। अब मैं रोज़गार की बात कर लेता हूँ। जब आप मुझसे कहते हैं कि भैया क्यों करें, हम इतना लंबा रास्ता क्यों करें, तो इसको आप ऐसे समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि आप सीधे जल जंगल जमीन की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? तो ये जल जंगल जमीन की तो लड़ाई है डायरेक्टली। कि रास्ता शेड्यूल 5 तो लंबा है ना आपका, तो आसान रास्ता आप ही बताइए कि जल जंगल जमीन की लड़ाई डायरेक्टली कैसे होगी, जब संविधान के अंदर जल जमीन जंगल की लड़ाई 371, 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 342 के माध्यम से ही लड़ा जाता है। तो फिर 5वां कानून कौन सा है इसमें? इसमें एक तरीका ये, जैसे अगर FRA 206 2006 इसकी बात कर रहे हो, अगर इसी की बात कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो शेड्यूल 5 की जो आप जिद कर रहे हैं कि ट्राइब बनाओ, हाँ। क्या ये एक तरीके का रिग्रेसिव थॉट नहीं है? जब हम लोग कह रहे हैं कि साइंस की बात करते हैं, हम इस सोसाइटी में साइंस आ चुका है, लोग अवेयर हैं, और दूसरा हम लोग कहीं पर को डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें लोग पढ़े लिखे हैं, जो ऐसी जो फिजिकल वर्क, एक भले वो सही और गलत हो सकता है, फिजिकल वर्क काम नहीं करना चाहते हैं, वो एक ऑफिस वाला कोई जॉब ढूंढते हैं, आप उसको पीछे कहीं धकेल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहाड़ और नदियों का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। और ये जो डिमांड है ये बेसिकली इसलिए नहीं है कि एक उत्तराखंडियों को अगर ये पूरा क्षेत्र ट्राइब होता है और 1 करोड़ की जनसंख्या में, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 50 लाख आबादी पहाड़ की है और 50% का रिजर्वेशन, ST का रिजर्वेशन प्योरली पहाड़ के लोगों को मिला है। मैं इसकी बात रिजर्वेशन की बात में कह रहा हूँ। या 7.5% आरक्षण जो है वो डायरेक्टली सेंटर वाला रिजर्वेशन के अंदर हम लोग आ जाएं। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उत्तराखंड के जंगल है जिससे 3 लाख परिवारों को रोजगार मिलेगा, जो पहले भी मिलता था, या आप ये समझिए कि कौन सा रोजगार मिलेगा आप कह रहे हो? जैसे जंगल से मैं जैसे कह रहा हूँ, जो जौनसार को मिलता है रोजगार, जो लाहौल स्पीति को मिलता है। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। आप नदी से रेत निकालने का कॉन्ट्रैक्ट, इतनी सारी नदियाँ यहाँ बहती है, हर साल नीचे रेता आता है बन के एक फॉर्म में, उस रेता निकालने का कॉन्ट्रैक्ट स्थानीय ग्राम के लोगों को दिया जाता है। या जिनके पास घने जंगल है, उन घने जंगलों के अंदर कैंपिंग का, या जैसे बाहर उनको मिलता है उसका रोजगार का सिस्टम उनको दिया जाता है, लोकल लोगों को दिया जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी दिया जाता है। तो इस प्रकार के रोजगार की बात हम कर रहे हैं, ये 3 लाख के आसपास है, पूरे आंकड़े हमने निकाल के देखे। अनूप भाई, एक बात मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, अगर उत्तराखंड के लोगों को सच में ऐसा कुछ चाहिए होता ना, तो देखिए बीजेपी पिछले 10 साल 2 चुनाव तो लगातार जीती हुई है, और भारतीय जनता पार्टी का ने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। वो ऐसा कानून लेकर आई
जिसमें उन्होंने भू कानून को भी मतलब ज़्यादा लोगों को शामिल करा। नया भू कानून भी अगर बीजेपी लेकर आई तो उसमें भी उन्होंने केवल ग्रामीण क्षेत्रों को रखा, शहरी क्षेत्रों को नहीं रखा। लोगों ने तब भी कोई विरोध नहीं किया। लोग बीजेपी यूसीसी लेके आई, उसका भी यहाँ के लोगों ने स्वागत किया। तो मेरा ये सवाल है कि लोग कौन हैं ये आपके साथ जो कह रहे हैं कि भैया शेड्यूल 5 लेकर आओ? अगर लोगों को ज़रूरत है तो फिर ये बीजेपी को क्यों जिता रही है? या यूकेडी का तो कहीं नाम ही नहीं है जो सेम बात आप लोगों की तरह की बातें कहती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम ग्राउंड में एक भी ऐसा आंदोलन नहीं है जो जल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। छोटे छोटे होते हैं, ऐसा आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं होता है, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। मैं कहता हूँ कोई FRA 2006 की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपनी जंगल की लड़ाई लड़ रहा है, छोटे छोटे में है। मैं कह रहा हूँ एक आंदोलन जो बड़ा रूप होता है आंदोलन का, ऐसा कोई नहीं है सिवाय उत्तराखंड एकता मंच जो 5th शेड्यूल की मांग कर रहा है। वही जल जमीन जंगल के अधिकार की लड़ाई की बात कर रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। दूसरा, इसके साथ एग्जैक्टली लोग कौन आते हैं जो इसमें लड़ते हैं? जो लोग 2006 FRA की लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ जंगल में अपने अधिकार पाने के लिए और कुछ जड़ी बूटियों की से रोजगार करने के लिए, क्योंकि FRA में बहुत सारे कानून हैं। तो अगर उनको ये समझ आ रहा है कि 5th शेड्यूल मिलते ही सारे अधिकार हमारे पास आ जाते हैं, या वो जिन लोगों ने OBC के आरक्षण की मांग करी थी उस क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन से बाहर निकालने के लिए, वो लोग इस लड़ाई में हैं। जैसे कि राठ समुदाय हो गया, या जौनसार का ये रवाई के लोग हो गए, या बात कर लीजिए ये टिहरी के लोग हो गए जिन्हें आरक्षण मिला है। इन लोगों की लड़ाई कभी OBC की नहीं थी, इन लोगों की लड़ाई ट्राइब की ही थी। और वो OBC में सेंटर OBC, या बात कर लेते हैं राज्य लेवल की OBC का, इनको कन्वर्ट कर दे। आज भी इनकी लड़ाई जारी है कि नदी और जंगल की लड़ाई इनको जरूरी है। तो इस प्रकार के लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। तीसरी मैं बात कर लेता हूँ कि अगर उसमें जैसे कि पिछले आंदोलन में या भू कानून में या इस वाले में क्या फ़र्क है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो राज्य भू कानून लेके आ रही है ये एक डॉक्यूमेंट है भारत सरकार का, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का। नहीं, ये तो आप बहुत आगे बढ़ गए, आप तो पहुंच गए हो सरकार से लड़ाई लड़ने वाली। नहीं, मैं सरकार से नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए बात कर रहा हूँ और जनता के लिए बात कर रहा हूँ। ये सरकार के पैमाने हैं। इस सरकार के पैमाने में ये देखिए, ये मार्जिनल बिलो 1 हेक्टर यानी कि 4 नाली से कम ज़मीन अगर जिसके पास है तो इसको भूमिहीन की कैटेगरी में डाल रखा है। तो उत्तराखंड की जो लोग हैं मोर देन 90% वो भूमिहीन कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है कि अभी ये लेस देन 1 हेक्टर है, आने वाले टाइम पे एक जनरेशन का आने के बाद ये मेरे हिसाब से लेस देन 0.5 हेक्टर हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ, जो मैं हर चैनल में कहता हूँ कि मेरे दादा के पास अगर 56 खेत हो तो मेरे बेटे के हिस्से में 1.5 खेत कैसा आ गया। और अगर ट्राइब के क्षेत्र पे जाओगे तो ट्राइब के लोग जब भूमिहीन होते तो उन्हें भूमि लेने का ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या ग्राम पंचायत के माध्यम से भूमि लेने का प्रावधान होता है कि मैं भूमिहीन हो चुका हूँ तो मुझे भूमि दीजिए। लेकिन अगर मैं भूमिहीन हो रहा हूँ पौड़ी में तो मुझे तो भूमि कोई देगा ही नहीं। सरकार बोलेगी तुम अपने हिसाब से करिए। और अगर अब मेरे 2 बेटे हो गए और दोनों बेटों के हिस्से में मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ 1 खेत भी नहीं आ रहा, 100-200 गज का प्लॉट भी नहीं आ रहा, तो आने वाले 3rd जनरेशन में तो ख़त्म ही हो जाएगा सिस्टम। तो ये तो मजबूरी बन जाएगी ना एक तरह से कि हमें पहाड़ छोड़ना ही पड़ेगा किसी का। सरकार जो भू कानून लाई है वो भू कानून एग्रीकल्चर लैंड में और जहां आप रहते हो वहां लगता है। इसके बाद भी लोग वोट बीजेपी को ही दे रहे हैं जो ये इससे भी खराब कानून जो लेकर आई थी। हाँ। हम जब लोगों बात करेंगे तो हम यही देखेंगे कि भैया लोग चुन किसको रहे हैं, क्या लोगों को सच में ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो फिर वो वोट क्यों दे रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी सरकार जो भू कानून लेके आई है, मैं उस पर इस पर टिप्पणी नहीं करता क्योंकि हमने कभी उसके उस लेवल उसके लिए आंदोलन नहीं किया कि हमें इस प्रकार का भू कानून चाहिए। जो जमींदार 1950 का जो एक्ट है क्या बोलते यूपी वाला, उसमें 1 लाइन ऊपर 1 लाइन नीचे कर दो और ये भू कानून आपको और मुझे दिखा दिया जाए कि ये भू कानून बन गया है। आप हिमाचल में चले जाइए, हिमाचल में सेक्शन 118 भू कानून बना है, लेकिन वो तो संसद की मंजूरी से, राष्ट्रपति की मंजूरी से बना है, वो जो अलग हुआ है। उसमें कैसे राज्य बना सकती है? तो मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि वो लड़ाई तो लड़नी ही नहीं है जो कामयाब हो ही नहीं सकती। अगर मैं राज्य सरकार से बोलूँ कि हिमाचल वाला डिट्टो भू कानून बना, तो उनके पास राइट है ही नहीं, क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। संविधान का उल्लंघन इसलिए करते हैं क्योंकि भैया देखिए, आप सिर्फ ट्राइब की ज़मीन यानी कि जिस इलाके पे 5th शेड्यूल लागू हो जाता है वहाँ पे यूसीसी लागू नहीं होता है। तो कई लोग मुझसे बोलते हैं आप यूसीसी का विरोध क्यों नहीं करते? अरे 2 साल से विरोध तो कर ही रहे हैं।
क्या अगर आप हमारे क्षेत्र में 5th शेड्यूल लागू कर दोगे और ट्राइब लागू कर दोगे तो यूसी से लागू होगा ही नहीं, यूसी से बाहर आ गए हम लोग। ये आपकी बात हो गई, लेकिन आपने पिछले 2 महीने में उत्तराखंड में यूसीसी के विरोध में कोई आंदोलन देखा? हाँ, कहाँ? कल कल नैनीताल में। वो भी नैनीताल में कुछ पढ़े लिखे लोगों का अपना एक विरोध था, लेकिन आम आदमी की बात कर रहा हूँ, एकदम जनता जो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के लोग बहुत एक सीधे वाली कैटेगरी में कह लीजिए या लाटे वाली कैटेगरी में कह लीजिए, उस कैटेगरी में है। अभी तो उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली मुंबई में बांडे मांजने से फुर्सत हो तब तो बेचारे आंदोलन करें। आप कौन सी स्थिति में जा रहे हैं? मैं जिस इलाके में रहता हूँ, देहरादून में या जो कहीं भी कह लीजिए, अगर मैं वहाँ देखता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे उत्तराखंड की महिलाएं वहाँ पे भांडे मांज रही हैं। बाहर के लोग आते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और वो भांडे मांज रही हैं वहाँ पे। मतलब हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया। तो अभी आप उत्तराखंडियों से ये बोलोगे कि आंदोलन करो, भैया अभी तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, और सर्वाइव करते करते आप ये कहते हैं कि हम 36 आंदोलन लड़ रहे हैं। नहीं, पर हम सबको ये कन्विंस कर रहे हैं, एक आंदोलन लड़ो। आपका यूसीसी भी इसी से होगा, आपका परिसीमन भी इसी से होगा, आपका रिवर्स माइग्रेशन भी इसी से होगा, आपको रोजगार भी इसी से मिलेगा, और आपको संस्कृति का संरक्षण भी इसी से होगा। तो जब एक आंदोलन से, एक कानून से आपका उत्तराखंड का पहाड़ एक संरक्षण के दायरे में आ जाता है, तो इस संरक्षण का मतलब आप क्या समझते हैं? संरक्षण को क्या मैं आरक्षण समझूं? मैं ये समझता हूं कि संरक्षण को आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एरिया के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भारत सरकार की हो जाती है। अब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि अगर उत्तराखंड के स्कूलों में या कहीं स्कूल बनाने हो या कहीं पे स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, तो राज्य सरकार से ज़्यादा 2 कदम सेंटर उठाती है। फिर ये ट्राइब का पहला कदम है। तो सेंटर हमें 2 साइडेड फंडेड हो जाती है। एक फंड डायरेक्टली सेंटर से आता है 5th शेड्यूल एरिया लगने पे, और एक फंड राज्य सरकार देती है। आपकी जो पूरी बातचीत है ना, इससे एक चीज़ ये भी होता है कि आप तो पिछले 25 साल उत्तराखंड के जाओ, उसको करोगे, इसको करो जीरो, नई शुरुआत करते हैं। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि जिस टाइम राज्य मांगा था उस टाइम पे ये मांग लेते, जैसे वाइस परमार जी ने मांगा कि हमें 5th शेड्यूल दे दो, तो उस टाइम की सरकार ने बोला 5th नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप अपना कानून बना लीजिए। तो एक कानून बना सेक्शन 118, और उससे उन्होंने हिमाचल वालों ने अपना संरक्षण कर दिया। क्या हमने जब ये राज्य बना, क्या हमने इस प्रकार का प्रावधान मांगा तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। तो किसी राज्य का कोई बेस तो हो। तो जब पहाड़ी राज्यों के लिए भारत की 5वीं या 6ठी अनुसूची मिली है संरक्षण करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से एक सूची हमारे यहाँ लगनी चाहिए थी राज्य मिलने से पहले, तो आज हम इस स्थिति में ना बैठते। अब इसमें एक चीज़ और आती है ना कि बार बार जो उत्तराखंड का ज्योग्राफी है और जो सोशल स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने सबसे पहले वहीं जाना है लोगों के बीच में, वो कितना इसको एक्सेप्ट करेगा ये ट्राइब वाला थॉट जो आपका है कि खुद को ट्राइब मानो। और इन केस अगर हम ये भी मान लेते हैं कि 100 में से 50 लोग कहते हैं कि अच्छा हम आपके साथ हैं, ट्राइब मानते हैं और आंदोलन करते हैं, बचे हुए 50 लोग हैं, उन लोगों का क्या होगा? क्या ये राज्य में फिर एक मतलब ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर देगा जो जब अगर हम बात करें उत्तराखंड बनने से पहले ओबीसी का जब आरक्षण लागू हो रहा था, उसमें बड़े सारे लोग जिनको आरक्षण नहीं मिलना था, उन लोगों ने विरोध किया था, आंदोलन किया हुआ था। कई लोग कहते हैं कि वो उसी, या फिर कई लोगों का ये होता है कि वही आंदोलन था जो आगे बढ़ के उत्तराखंड के आंदोलन में बदला कहीं पर को। तो क्या सोसाइटी में आप एक तरीके का फ्रैक्शन नहीं क्रिएट कर रहे हो इससे? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो 94 में एक आंदोलन उठा कि हमारे यहाँ ओबीसी नहीं लगना चाहिए, या फिर थोड़े दिनों बाद वही आरक्षण कन्वर्ट हुआ कि हमें भी ओबीसी में डालो। ओबीसी नहीं लगना चाहिए बड़ा आंदोलन था और वो आरक्षण के विरोध में था। जो ओबीसी मिलना चाहिए ऐसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं बना हो। नहीं, मैं भेज दूंगा आपको। उसके बाद स्टार्ट हुआ कि हमें ओबीसी में डालो, या तो फिर स्टार्ट हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश में डालो, फिर स्टार्ट हुआ कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो। आप मुझे बताइए कि एक ही साल में 4 आंदोलन। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप लद्दाख चले जाइए, लद्दाख से 370 हटी, तो सोनम वांगचुक ने रातों रात बोला कि अगर इस क्षेत्र को संरक्षण करना, जबकि उनके पास ट्राइब था पहले से ही, 97% ट्राइब है, तो उन्होंने बोला इस इलाके को अगर संरक्षण करना है, संरक्षण किसका होता है? 5th और 6th शेड्यूल से एक क्षेत्र का होता है, जाति का तो नहीं होता, क्षेत्र का होता है। और उन्होंने बोला कि हमें ऐसे प्रावधान दिए जाए कि हमारे यहाँ की जलवायु
हमारे यहाँ के मनुष्य, हमारे यहाँ के जानवर डिस्टर्ब ना हो। तो उन्होंने डिमांड रखी कि हमें 6th शेड्यूल के अंदर डाला जाए। और इसी डिमांड के माध्यम से आज के देखिए कि लोक चयन आयोग यानी कि आप यूपीसी टाइप का होता है उनका, उसमें 95% रिजर्वेशन उनके लिए बुक हो गया। 2 लोकसभा की सीट उनके होने जा रही है। हो सकता है कि उनका पूर्ण राज्य का दर्जा का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, और एक लैंड रिफॉर्म बिल तैयार हो रहा है, और एक और कानून है। तो उनके 4 कानून अभी बन गए। तो मतलब एक आंदोलन से उनके 4 कानून बन गए हैं। और हम पिछले इतने सालों से आंदोलन मेरा वही है ना कि आप ऐसे वो जनता जो एक समय आरक्षण के विरोध में, और उत्तराखंड में एक अभी आप मानो या ना मानो ये है कि भैया आरक्षण नहीं होना चाहिए, जो अभी जनरल की उसमें है, आप 100% उन लोगों के बीच जब जाके बात करोगे उनके अच्छा आरक्षण खराब होता है। तो अब आप ऐसी जनता से कैसे कहोगे कि तुम आरक्षण की मांग करो? सिचुएशन चेंज हो चुकी है जी। अब वो दिन चले गए जहाँ लोग विरोध करते थे कि अब हमें आरक्षण नहीं चाहिए। अब वो दिन आ चुका है कि आपके घर पे पहले आप बात करते हैं कि ज़मीन गई, आप बात करते हैं नदी जंगल गए, आप बात करते हैं कि हमारी बेटियों पे अब अटैक हो रहा है या उनका शोषण हो रहा है, वो स्टार्ट हो चुका है। या आप बात करते हैं कि कसार देवी के अंदर मोर देन 90% लोग बाहर के रह रहे हैं, और उस वहाँ पे 29 साल की लीज़ लेके लोग बाहर से अपने मकान दो कमरों का मकान बनाते हैं और उसमें 29 साल रहते हैं, और उन मकानों के अंदर उत्तराखंड की महिलाएं भांडे मांजती हैं, खाना बनाती हैं। आप इसको मानते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखते हुए अब वो दिन गया कि मेरी ऊंची धोती है या नीचे धोती है। अब अगर समाज के साथ मिलना है तो हमें सिक्किम को अपना एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, जहाँ पे ट्राइब लगा हुआ, 6 शेड्यूल लगा हुआ, या हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश को अपना एग्जाम्पल लेके चलना पड़ेगा, जो सबसे अच्छा राज्य माना जाता है। या हम बात करते हैं लाहौल स्पीति को, उसको अपना एग्जाम्पल लेके चलना पड़ेगा। जो संविधान के अंदर प्रावधान है वो तो जल्दी लग जाएगा। अनूप भाई, आप इस बात को समझ रहे हो कि जो आप बात कह रहे हो ना, आप उत्तराखंड का सोशल स्ट्रक्चर चेंज करने की बात कर रहे हो, क्योंकि अभी भी 25 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक का उत्तराखंड में एक भी राजपूत और ब्राह्मण के अलावा सीएम नहीं बना हुआ है। और आप जमीनी स्थिति आप भी जानते हो इस बात को कि उत्तराखंड में जातिवाद है, और वहाँ पर को जो लोगों को कन्विंस करना कि जाति का जो प्राउड है, अगर आप इसी महीने की कारवां की मैगजीन पढ़ोगे, उसमें दलितों के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं उत्तराखंड में और पिछले समय से जो बढ़ी हुई हैं, आप उनके बीच में जाकर किस तरीके से कन्विंस करने वाले हो? क्योंकि जनजाति को आप कैसे देखते हो मुझे नहीं पता, जो जनजाति के लोग थे उनके साथ व्यवहार कैसा करते थे वो बहुत ख़राब था, अगर आपने देखा होगा तो। अगर उसमें वही होता था कि गाय का गौंत डालते थे उनके बर्तन में भी। तो अब आप कह रहे हो कि आप भी उसमें शामिल हो जाओ, और आप उन लोगों को किस तरीके से कन्विंस करोगे? क्योंकि आप दिल्ली की बात नहीं होगी, अब आप कहाँ जाओगे? उत्तराखंड के गाँव में जाओगे। बिल्कुल आप कह रहे हो कि चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो और दलित हो, ठीक है। अब आप तीनों की बात कर रहे हैं अभी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों समुदाय पहाड़ में रहते हैं, तो इनका कौन सा विकास हो गया? या इन तीनों समुदाय के पास नदी और जंगल, इन तीनों की लड़ाई नहीं है क्या? तीनों की लड़ाई है, नदी और जंगल पहाड़ की। के साथ में जाति का जो गुरूर है, घमंड है, वो ऐसे छोड़ देंगे वो लोग? मेरा तो ऐसा मानना है, जो मैं ग्राउंड पे मीटिंग करता हूँ ना, अब सबको एक तरह से पता लग चुका है कि जो 10 राज्यों को जो कानून मिले हुए हैं, अब हमें ये जाति से ऊपर नीचे उठना पड़ेगा। और जो कानून नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टम में लगे हुए हैं, जो लद्दाख में लगा हुआ है, जो कश्मीर में लगा हुआ है, वही मिलने पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि पिछले साल मई के महीने में भारत सरकार ने कश्मीर के गद्दा ब्राह्मण, जो सबसे उच्च किस्म के ब्राह्मण होते हैं, उनको ट्राइब का दर्जा दिया। और आप ये सोचिए कि 10% ट्राइब, 1 करोड़ 56 लाख की आबादी में 10% ST रिजर्वेशन उनको दिया, और 8% OBC का रिजर्वेशन उनको दिया। तो वहाँ तो विरोध नहीं हो रहा। देखिए, प्रगति के रास्ते हमें भारत का संविधान ही कराता है। हम अपने कानून थोप के, अपने माथे पे आंखें बंद करके अपने कानून बना के अपने माथों पे ठोपेंगे तो हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें संविधान के दायरे में रह के, संविधान को एक्सेप्ट करके, संविधान के अंदर रही हुई मांगों को अपने लिए और अपनी प्रगति के द्वार खोलने चाहिए। तो जब गुजरात ले रहा 50 शेड्यूल, आपका ये राजस्थान ले रहा 50 शेड्यूल, तो ये 2 राज्यों में फिर उत्तराखंड क्यों नहीं है एलिजिबल 5th शेड्यूल के लिए?
तो मैं फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा पहाड़ है जहाँ आप ज़मीन खरीद सकते हो इन 11 पहाड़ों में से? तो आपका आंसर यही रहेगा कि उत्तराखंड में भारत का कोई भी व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है। और मैं आपको बताऊँ, मुझे तो जैसे कभी एक भाई साहब ने भी कहा था यहाँ बैठ के कि ये मिनी उत्तराखंड है, और वाकई में मिनी उत्तराखंड है। सब कुछ, सारे स्टेट के लोग यहाँ आते हैं, बड़ा होटल खोल लेते हैं, रिजॉर्ट खोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो सिस्टम, यहाँ तो कोई अपना जो सरकार है उसको एक कठोर टाइप के कानून बनाने चाहिए थे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्तराखंड एकता मंच इतनी बड़ी मांग उठा के रिवर्स माइग्रेशन है, पलायन आयोग का काम कर रहा है। साथ में मुख्यमंत्री जिस रिवर्स माइग्रेशन को, जिस जनसंख्या को रिवर्स करना चाहते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं, समाज कर रहा है। प्रैक्टिकली अगर अनूप भाई मैं ऐसे समझूं, आप चाहते हो कि पहाड़ में जाके काम करना, तो उसमें क्या दिक्कतें हैं? मैं अगर जाऊँ तो पहाड़ में कोई भी आदमी जो पहाड़ से दिल्ली में रह रहा है, चंडीगढ़ मेरा में ऐसा मानना, देखिए सी उत्तराखंड राज्य ये उत्तराखंड की सरकार में एक पैमाना है जो मैं गांव गया कि अगर आपके गांव में 250 लोग रहते हैं तो मैं रोड लाऊंगा। वो पीएम, वो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना उसमें 100 लोग हो गया। ठीक है, ठीक है, 100 लोग हो गया, बहुत अच्छी बात है। पर मेरे गांव में तो अभी तक 100 भी नहीं है, जबकि जब पूजा होती है तो 500 पहुँच जाते हैं। मेरा सिर्फ और हमारे संगठन का या हमारे समाज का एक योगदान ये है, एटलीस्ट अपने कागजी बेसों पे उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन कर जाओ। तो इससे क्या प्रावधान होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर उत्तराखंड की धरती पे 5th शेड्यूल लग जाता है तो मुझे ये लगता है कि यही एक पूरे लोगों को रिवर्स माइग्रेशन करवाएगा कागजों में। उत्तराखंड सरकार के हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ होती है, कागजी बेसिस होती है। ऐसे नहीं कि इस गाँव में कौन कितने रहते हैं, क्या रहते हैं। अगर मेरे गाँव में है तो 92 लोग रहते हैं, या अभी फिजिकली चले जाओ तो 23 लोग रहते हैं। लेकिन मेरे गांव में योजना 92 लोगों के हिसाब से आती है, 23 के लोगों नहीं से हम। तो अगर हम कागजी रूप से पहले आ जाएं, और कल अगर हम लोग एक रिजर्वेशन की कैटेगरी में भी आ जाते हैं और हमारे बच्चे उत्तराखंड के इसमें टेंडर लेते हैं, या जब मैं टेंडर की बात करता हूं तो इसको समझना पड़ेगा कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर ग्राम सभा आती है, और ग्राम सभा ही टेंडरों को इशू करती है, उसके अंदर प्रावधान है पूरे के पूरे। तो जब ये रोजगार कोई भी अप्लाई करेगा, चाहे बाहर बैठा उत्तराखंडी अंदर बैठो, तो कहाँ आएगा वो? सीधा उत्तराखंड। तो जब धीरे धीरे रोजगार हमें उत्तराखंड की तरफ आएंगे, तो ये माइग्रेशन ऐसे नहीं है कि आज 5th शेड्यूल लगा और कल से पूरा गांव यहाँ बैठा हुआ है। इट टेक्स टाइम। जितनी 50 साल हमें माइग्रेशन करने में लगा है, हो सकता है कि 30-40 साल हमें रिवर्स माइग्रेशन करने में लगे, लेकिन कहीं तो शुरुआत हो। वो ये है 5th शेड्यूल। तो ये आपको रोजगार भी देता है, ये आपको संरक्षण भी देता है, संस्कृति का संरक्षण भी देता है। अब मैं पहले भी बोल चुका, संस्कृति के संरक्षण की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आजकल रील बन रही है कि हमारे युवाओं की 35-35 साल से शादी नहीं हो रही है, और उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है। ये पूरे भारत की स्थिति है। उत्तराखंड मतलब जितनी भी आप चीज़ें बता रहे हो ना, वो सभी जगह है, बेरोजगारी सभी जगह है, उत्तराखंड में भी है। और जितने स्टेट हैं, आप मध्य प्रदेश देख लो, आप छत्तीसगढ़ देख लो, आप झारखंड देख लो, नॉर्थ ईस्ट तो मत ही पूछो वहाँ पर को क्या स्थिति है। लेकिन जो लोग वहाँ पर को करना चाह रहे हैं काम, उन लोगों के पास रोजगार भी है। मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि आपके पास अगर मान लिया आप गाँव जाते हो, आपको क्या दिक्कत है काम नहीं, करने में? पहले एक बात है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं इसलिए आपको टोक रहा हूँ यहाँ पे कि आप सिक्किम में गए, उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी कितनी आप बताइए। चलिए, सिक्किम में मेरे ख्याल से 3 लाख से 6.25 लाख है प्रति व्यक्ति आय। तो सिक्किम हमारा एग्जाम्पल होना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम कौन से दौर में जी रहे हैं कि सिक्किम के लोग दिन में घर में अपने वेशभूषा पहनते हैं, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, सॉरी रात में या घर आने पे, और जब वो ऑफिस आते हैं तो वो सूट और बूट पहन के जाते हैं। तो इसको ऐसा मत बोले कि पिछड़ेपन है। इस भारत की धरोहर जो है वो संस्कृति है। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि गुजरात के अंदर जिस इलाके में 5th शेड्यूल लगा हुआ है और वो अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हैं, तो सारे गुजराती ये समझते हैं कि हमारी संस्कृति ये है। अगर वो उस गुजरात से आप ट्राइब के इलाके से पूरा 5th शेड्यूल हटा दो, ट्राइब हटा दो, आपको गुजरात की संस्कृति अगले 50, 60, 70 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो ये भारत की संस्कृति को संरक्षण की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं ये कहता हूँ गिरीश भाई, कि अगर हम जब ये बोलते हैं कि सोनम वांगचुक जी ने लड़ाई लड़ी कि भाई यहाँ पे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यहाँ बाहर के लोग नहीं आ पाएंगे, आएंगे तो हीट अप बढ़ेगा, फिर यहाँ पे ग्लेशियर पिघलेंगे,
क्या बाहर से पूरे भारत के लोग, जो भारत की ये उत्तराखंड भूमि है, पूरे भारत के लोग प्लेन से पहाड़ की तरफ आ जाएंगे तो क्या ग्लेशियरों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? हीटअप होगा, आपके ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे। जो ग्लेशियर पहले अभी 50-60 साल पहले पूरे दिखते थे, अब वो दिख ही नहीं रहे, खत्म हो गए सारे के सारे ग्लेशियर धीरे धीरे। तो जैसे जैसे डेमोग्राफी चेंज होगी, हीटअप पहाड़ की तरफ जाएगा, वैसे वैसे ग्लेशियर पिघलेंगे। ये लोगों को तो ये पसंद आ रहा है अनूप भाई, आप देखो ना, ये इसका स्पष्ट उदाहरण क्या हो सकता है? भाजपा राज्यसभा विधानसभा के चुनाव जीतती है, लोकसभा के पूरे चुनाव जीतती है, उसके बाद मेयर के चुनाव भी जीतती है ना। लोगों को उसने ग्लेशियर तक का, वहाँ ओम पर्वत तक का भीड़ पहुँचाने वाली भारतीय जनता पार्टी। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, वहाँ पर को कुछ नहीं चल रहा है लोगों का, उन्होंने नंबर भी नहीं तय किए कि कितने लोग अधिकतम जा सकते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी। लोगों को इसका मतलब पसंद आ रहा है उनका काम ये। अब जब लोगों को वो चीज़ चाहिए ही नहीं, तो आप कहाँ से ये बात कह रहे हैं? हमने कल एक पोस्ट डाला कि पहले अपना दुश्मन तो निश्चित कर लो कि किससे लड़ना है। तो आप जो कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो बीजेपी या कोई पार्टी है, नहीं है। मैं इसका आंसर दे देता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर विपक्ष फेलियर है। ये पहला मैं आपको पार्शली आंसर दे रहा हूँ, विपक्ष फेलियर है। दूसरी बात कर लीजिए कि उत्तराखंड समाज की और उत्तराखंड एकता मंच की लड़ाई वन समुदाय से है, वन विभाग से है, जिन्होंने हमारे जंगलों पे कब्जा कर रखा है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में कल उत्तराखंड की सरकार बन भी जाए, कोई नई सरकार बन भी जाए, प्रावधान है ही नहीं, 5th शेड्यूल है ही नहीं उसमें, आप लगा नहीं पा रहे हो, तो आपकी स्थिति वैसी की जैसी रहेगी। आप कोई भी सरकार उठा के ला के पटक दो यहाँ पे, वो नहीं होने वाली है। प्रावधान है ही नहीं, आपको फंड नहीं है पूरा। आप राज्य में फंड के लिए सेंटर से हमें गुजारिश करनी पड़ती, वहाँ से फंड आता सारा का सारा। तो जब हम बोलते हैं कि भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची हमें लगा लो, तो वही 5वीं अनुसूची गुजरात में भी तो फंड दे रही है ट्रब का, तो वही यहाँ हम ले लेते हैं, 2 साइडेड फंडिंग हम भी ले लेते हैं, हमारा भी विकास कर लेते हैं। और देखिए हम जब उत्तराखंड फंड पे ही चल रहा है फिलहाल, तो मैं वही बोला ना आपको, तो हमें तो सेंटर से ओवरऑल जो बातचीत है ना, जैसे इसमें मैं एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ उसमें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर 22 दिसंबर को वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी जाए थे आर्मी के। तो कह रहे कि उत्तराखंड एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, और उस सेंसिटिव एरिया के अंदर अगर वहाँ जनसंख्या नहीं रही तो अगला डर हमें चाइना नेपाल से है। उस जनसंख्या को पहाड़ में पहुँचाने का काम ये 5th शेड्यूल करेगा। तो मैं ये बोलूँ कि आप क्या, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड एकता मंच द्वारा उठाए गए 5th शेड्यूल का मुद्दा हिमालय बचाओ और भारत की सुरक्षा का है, ये जाता है। तो हो सकता है कि अभी हम लोगों को, जो हमारे पहाड़ी समुदाय लोगों को, उनको कन्विंस कर रहे हैं कि ये पहाड़ में वापस जाना क्यों ज़रूरी है, और हो सकता है कि अगले साल ये हिमालय बचाओ और ये भारत की सुरक्षा का मुद्दे पे आंदोलन खड़ा हो जाए। अब अगर हम एक बार ये मान लेते हैं, पहले तो अभी तक आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आप लोगों को कन्विंस कैसे करने वाले हो कि भाई आप जनजाति हो, क्योंकि वो मुश्किल काम है एक। नहीं, वो देखिए, या तो आप, जो मेरे को समझ में आया, आप ये कह रहे हो कि हम उनसे जाके कहेंगे भैया आरक्षण मिलने वाला है, इससे नौकरी सरकारी पक्की मिलने वाली है, तो वो लोग ले लेंगे। क्योंकि अगर जंगल जमीन या उसकी चिंता उनको होती तो फिर उसी सरकार को वोट नहीं देते जिसकी वो लगातार सरकार बना रहे हैं। आप इसको ऐसा क्यों नहीं समझते कि उत्तराखंडी लोगों ने जब पहाड़ छोड़ा तो क्या रीज़न था? जॉब, अपने परिवार को पालने की लालसा, रोजगार सबसे बड़ा रीजन है। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि रोजगार इस अगर जल जमीन जंगल से, यानी कि नदी और जंगल से रोजगार मिलता है, या 50% का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में 86% लोग ट्राइबल हैं, और 86% लोगों में जो रिजर्वेशन है एसटी का, वो उन्हीं लोगों को मिलता है। बाकी आपका 14% बाकी जगह बढ़ जाता है। तो अगर पहाड़ में कल 50% का ट्राइब लोग हो जाते हैं, तो सीधे सीधे पहाड़ का 50% का आरक्षण पहाड़ के लोगों को मिलेगा। तो आप इस बात को भी तो समझिए कि ये रिवर्स माइग्रेशन और परिसीमन, यानी कि राजनीति का अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी यही हो रहा है। तो परिसीमन तो आपको पता ही है कि क्षेत्र के फल के आधार पे नहीं होता है,
किसी भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई आपको ये कह भी रहा है कि मैंने हाँ पिटीशन फाइल कर रखी है, वो कर रखी है, वो सब घुमाने धुमाने वाली बात है। अगर कोई फाइल कर भी रहा है तो कोई कागज़ होना चाहिए उसका फाइल करने के लिए कि मैं इस बेसिस पे फाइल कर रहा हूँ। आप बिना बेसिस पे फाइल कर रहे हैं तो आप जनता को बरगला रहे हैं। तो रिवर्स माइग्रेशन परिसीमन तो इसी से रिजॉल्व हो रहा है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़गार किसको चाहिए? रोज़गार उसको चाहिए जो पूरे भारत के लिए इस ग्लेशियर की रक्षा करेगा, इस ग्लेशियर की रक्षा करेगा, पूरे भारत के लिए इन नदियों की सुरक्षा करेगा और पूरे भारत के लिए इन पहाड़ों की सुरक्षा करेगा। तो क्या ये पहाड़ हमारा है? ये पहाड़ पूरा का पूरा भारत का है। तो पूरे भारत को यह इस पहाड़ की संरक्षण की लड़ाई में कूदना होगा। तो ये मैं मानता हूँ कि 5th शेड्यूल रोज़गार की लड़ाई भी है हमारे लिए, जो ये इन संसाधनों की रक्षा करेगा, और रिवर्स माइग्रेशन की लड़ाई है, जो बाहर गए हैं तो उनके रोज़गार के माध्यम से, छोटे छोटे रोज़गार के माध्यम से वो आए। आप मुझसे पूछेंगे तो दिल्ली में मैं रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, कितने लोग मैंने 35 साल से कॉलोनियों में देखा है, किसका विकास हुआ है हमारे के? दे आर जस्ट सर्वाइविंग। मुश्किल से 2-4% लोगों का भला हुआ है अभी तक। उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद वो लोग वापस नहीं आते हैं। वो इसलिए वापस नहीं आते हैं क्योंकि सबसे बड़ा प्रावधान तो ये देखिए, पहाड़ी राज्यों की जो स्थिति है उस स्थिति को सुधार करने के लिए भारत सरकार हर जगह कानून देती है कि आपके हॉस्पिटल भी हम बनाएंगे, आपके स्कूल भी हम बनाएंगे, आपके रोडें भी आपके हम लोग बना के देंगे। सारे राज्यों में ऐसा मिल रहा है सिवाय उत्तराखंड को छोड़ के। तो मेरे पिताजी इसलिए गाँव नहीं आए, वो बोलते थे मेरा तो सांस में प्रॉब्लम है, गाँव गया तो वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। बुजुर्गों का डर ये है, छोटे बच्चों का डर ये है कि मैं बोलता हूँ मैं अपना बच्चे, छोटे बच्चे कहाँ लेके जाऊँगा? तो जंगल है। कह रहा हूँ ना कि आप हर चीज का सॉल्यूशन ही 5th शेड्यूल दे रहे हो। बिल्कुल। क्या ऐसा मतलब एक हॉस्पिटल बनना है उसके लिए भी आप कह रहे हो 5th शेड्यूल ही चाहिए? बिल्कुल, संविधान ने बनाया ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ। एक हमारे तिवारी जी क्या बोल रहे थे कि उत्तराखंड एकदम उनके पास चले जाओ तो उनके दवा, सारी मर्जों की दवा एक ही पुड़िया उनके पास। ये बिल्कुल वही बात होगी ना वैद्य वाली बात की, भैया एक ही पुड़िया है। जब है तो मैं क्या करूँ बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। क्योंकि अब बातें क्या हो रही है ना कि जैसे आप कह रहे हो कि रोजगार मिलेगा किसी को जाके या फिर पहाड़ में जाने के बाद, जो रोजगार का आप जिस रोजगार की बात कर रहे हो आप 70 के कोई आंकड़ा लेके आ रहे हो कि उस समय लोगों के घर बनते थे वो लकड़ी से बनते थे, अब नहीं बनते लकड़ी से। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऋषिकेश है, ये जो ड्राफ्टिंग के लिए लाइसेंस दे रखे हैं और जो रोज़गार हमें मिलना चाहिए वो बाहर के लोग आ जाते हैं क्योंकि नदी और पहाड़ को हम लोग ज़्यादा समझते हैं। तो वो रोज़गार जो 18,000 लाइसेंस दिए गए वो किसको गए बाहर? अगर आपके पास ऐसे आंकड़े हैं, क्योंकि आप बार बार ये बात कह रहे हो कि सारे टेंडर जितने हैं वो बाहर के लोगों के पास हैं। मैं भेज दूँ, मैं आपके पास इतना पोथी पत्रा लेके भेज जाऊँ, आप मुझसे जो मांगे मुझको लिस्ट करिए, मैं ठक 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 आपको भेज दूँगा। क्योंकि आपका कहने का मतलब तो ये है कि उत्तराखंड के लोग, क्योंकि जड़ी बूटी का कारोबार कौन कर रहा है अगर उत्तराखंड में? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 73% जो लोग माइग्रेट हो गए वो तो नहीं कर रहे ना। अब जो यहाँ रहेगा ही नहीं तो उसके बाद उसको कहाँ से? मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी, पलायन आयोग क्यों बनाया यहाँ पे सरकार? अगर सरकार किसी आदमी को लेकर आती है, मैं वही आपसे बात करना कि अनूप बिष्ट को हम लेकर पौड़ी में पहुंचा देते हैं। अनूप बिष्ट के पास क्या है ऐसी चीज है कि वो काम नहीं कर पा रहे वहां पर को? मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सपोज कीजिए कि मैं दिल्ली की नौकरी के लेने के लिए दिल्ली गया हूँ तो मैं पहाड़ की नौकरी लेने के लिए पहाड़ आऊँगा, सिंपल सी बात है। या पहाड़ में रह रहे लोगों को वो प्रावधान मिलेंगे जो 5th शेड्यूल के अंदर सारे नौकरियां मिलती हैं। आप बार बार इस बात को समझिए ना। देखो पहाड़ में रहना है तो आपको फिजिकली काम करना पड़ेगा। आप फिजिकली काम नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको कहाँ से नौकरी मिलेगी? तो किसने बोला कि फिजिकली काम करने के लिए पहाड़ी सबसे पीछे रहता है? जो अब यही तो बात है ना कि वो यहाँ नहीं कर रहा है काम। आप खुद ही कह रहे हो कि दिल्ली में तो यहाँ तो कर, अब मैं वही कर रहा हूँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि अगर 5th शेड्यूल लगता है तो आप कृषि के लिए भूमि ले सकते हो, लेकिन आपके इलाके में आप कृषि कैसे करोगे? बंदर सारे खा जाएंगे वहां पर, फिर आपको 5th शेड्यूल तो बंदर आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि पहले के टाइम पे बंदर या जानवर हमारे गांव में बहुत कम दस्तक देते थे, अब ज़्यादा हो गया। उसके रीज़न है ना, उसका रीज़न था कि खेती होती थी और गांव के दूर दूर तक खेत होते थे, जंगल थे आपके पास। अभी क्या हो गया है, आपकी खेती नहीं होती है, नज़दीक आ गए हैं तो अब वही आपके घरों में भी आते हैं, आपको जो आसपास जो खेती होती है वो भी नहीं करने देते हैं। अब लोग नहीं रहे। आप कह रहे हो कि 5th शेड्यूल आएगा और लोगों को आरक्षण मिलेगा इसलिए वो आ जाएंगे पहाड़ में, यही मैं ऐसा समझता हूँ कि ठीक है, आप इसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि आरक्षण की वर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं रोजगार के लिए तो यस, 50% का स्टेट में और 7.5% का सेंटर में, और 3 लाख से ज़्यादा रोजगार नदी और जंगल से मिलेगा।
इतना रोजगार काफ़ी नहीं होगा कुछ लोगों को वापस आने के लिए, या उस गांव। ये मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये रोजगार तो शायद अभी भी मौजूद है। तो मैं आपका बता, आपका कहने का मतलब है कि जो पिछले साल 10% लोगों को, यानी कि 15 लाख लोगों को और 22 लाख लोगों को, और ये सेकंड टाइम भी उनको मिला था 22 लाख लोगों को रिजर्वेशन मिला है उन पहाड़ी लोगों के लिए, तो वो सही ऑप्शन नहीं था कश्मीर में वो गलत डिसीजन था उनके लिए। अगर आप मैं यही कह रहे हो? नहीं, मैं तो ये, अगर मैं सोचूं तो मैं इस तरीके से देखता हूं कि एक जैसा प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है, ये चीज़ें रिजर्वेशन क्या होता है कि आपको संरक्षण देने के लिए सरकार लेकर आती है, उसको कम होना चाहिए, बजाय कि आप 25 साल के बाद आप ये कह रहे हो कि नहीं भैया आरक्षण सबको ले आओ, है ना। 25 साल आपने फिर क्या किया, फिर ये तो आपको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि धामी जी को इस चैनल पे आना चाहिए और बात रखनी चाहिए कि 25 साल क्या किया है ना, सब पिछले साल करना। अगर आप हमसे कह रहे हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल आंसर नहीं दे पाता हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि जो संविधान के अंदर है हम उस मांग को उठाते हैं, और 80% हमारा कागजी आंदोलन है। अब आप ये पूछे कि हमें, जैसे आपने पूछा कि हमें ट्राइब क्यों मिलना चाहिए, भाई थे हम उत्तराखंड के पहाड़ों में 1935 तक बहिष्कृत क्षेत्र में थे। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल आप एक्ट लड़ोगे तो उसमें 89 जो मेरे ख्याल से पहली उत्तराखंड की भारत में सबसे पहले जनसंख्या की गणना हुई है, उसमें जैसे खश और राजपूत अलग अलग दिखता है, वहां पर को लिखे रहते हैं इतने खश हैं इतने राजपूत हैं। फिर उसके बाद पहली जनगणना में भी आता है चरवाहा शब्द ही इस्तेमाल होता है। जितनी है, मैं आपकी वो बात समझ रहा हूँ कि हर बार महात्मा गांधी ने भी, जिनको मेरे ख्याल से गिरिवन या फिर कुछ इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया है, हरिजन नहीं, जनजाति के लिए महात्मा गांधी गिरिवन मेरे ख्याल से गिरिवन है या कुछ इस तरीके के एक शब्द इस्तेमाल करते हो, तो वो यहाँ के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। मैं उसको आपकी सारी बात मान रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि आप सोसाइटी में जाओगे, जब आप जितनी बात कर रहे हो, आप दिल्ली के लोगों, दिल्ली में जो पहाड़ के लोग बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ में जो बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, आप उनसे मिलकर के रहो, ठीक है, उनका स्ट्रगल है तो ऑब्वियस सी बात है उनको तो हर विकल्प अच्छा लगेगा। लेकिन जो यहाँ रह रहा है, गाँव में रह रहा है, वो किस तरीके से रह रहा है, वो किस तरीके से बात करेगा। आपको गिरीश भाई, हमने जब बागेश्वर में मंच लगाया पहली बार 2023 में, तो हमें लगा कि नई मांग है, बागेश्वर थोड़ा सा अलग, तो शुरू में 5-10 लोग बैठे थे। फिर हमने माइक में बोलना स्टार्ट किया तो लोगों को समझ आ गया कि ये रिवर्स माइग्रेशन प्लस स्टॉप माइग्रेशन की बात है और रोज़गार की बात है। तो उन्होंने सुना और वहाँ पे हमसे लोग जुड़ गए। यही बात हमने रानीखेत में करी, दोहराट में करी, यही बात हमने ये आपका हल्द्वानी में 2 बार मीटिंग करके करी, यही बात हमने देहरादून में 3 बार मीटिंग करके करी। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन नहीं मिली। हाँ, एक व्यक्ति ने ज़रूर रिजेक्ट किया हमें कि आपकी मांग बेकार है। वो खुद ही रिजर्व एसटी से आरक्षण लेके बड़े मुकाम तक पहुँच के रिटायर ले चुके हैं। उन्होंने बोला आपको नहीं मिलना चाहिए। मैंने बोला आप कहाँ से आते हैं? कह रहे मैं भोटिया समाज से आता हूँ। यही मैं बात कर रहा ना, आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो। क्यों? आप कह रहे हो कि पहाड़ी लोगों को मिलना चाहिए, जो पहाड़ी लोग में रहते हैं, जो ये मैदान के 4 जिले हैं आपके, यहाँ जो लोग रहते हैं, इन लोगों, ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा ना, ये भारत सरकार की लुकर कमेटी डिसाइड कर रही है कि आपके आदिम लक्षण होने चाहिए, आपका शाइनेस होना चाहिए, आपका एक सामाजिक और आर्थिक पिछड़ा होना चाहिए, और आपकी संस्कृति भिन्न होनी चाहिए। चौथा पॉइंट। फिर इस हिसाब से अल्मोड़ा बाजार में रहने वाला आदमी कैसे अलग है हल्द्वानी में रहने वाले से? मुझे ये बता दीजिए, अल्मोड़ा में एग्जैक्टली रहता है और जो हल्द्वानी में रहता है, क्या वो प्रॉपर हल्द्वानी का है? नहीं, एक आदमी पहाड़ का ही रहने वाला है, गांव और से, एक प्लेन का रहने वाला। नहीं, दोनों आदमी है। एक पहाड़ में अल्मोड़ा में रह रहा है, दूसरा आदमी है हल्द्वानी में रह रहा है। दोनों कुमाऊनी है। कुमाऊनी, ये फिर आप अलग बात करना शुरू कर दो ना कि आप जब भारत सरकार से मांग, नहीं, भारत सरकार के लिए सारे सिटीजन एक नागरिक है, उसके लिए नहीं है कोई कुमाऊनी कोई गढ़वाली, ऐसा नहीं है ना। उसके लिए अगर आप कह रहे हो कि अच्छा, नहीं, मैं ट्राइब के माध्यम से बात आंसर दे रहा हूँ आपको। भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के सब नागरिक हैं, ये क्लियर उनका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। लेकिन मैं जब ये बात करता हूँ कि भारत सरकार का ये 2 नोटिफिकेशन और भी निकले थे, जिनके माध्यम से उन्होंने कहा था कि भाई ये जो मुख्य लोग हैं, ट्राइब के लोग हैं, जिनकी अलग संस्कृति है, या जो एससी समुदाय के लोग हैं जिनके साथ भेदभाव है, इनको आरक्षण की श्रेणी में लाके ऊपर लाया जाए। मैं बात करता हूँ कि 1972 में जब उत्तराखंड के पहाड़ों में फॉरेस्ट हमसे ले लिए गए, हमसे फॉरेस्ट ले लिया गया,
तो मुझे बताइए कि आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आपने मेरे से फॉरेस्ट भी ले लिया, अब मेरे पास भूमि भी नहीं बची कि मैं अपने बच्चे को दे सकूं, तो अब मैं कहाँ जाऊंगा? और दूसरी बात यह है, इसका चौथा पैमाना लूकर कमेटी का वो है कि आपकी संस्कृति भिन्न होनी चाहिए। तो गढ़वाली और कुमाऊनी, जिसको भारत सरकार के पैमाने से बोला जाता है, अदरवाइज इसकी लैंग्वेज और भी है, बहुत सारी है, वो सिर्फ उत्तराखंड की धरती में ही बोला जाता है। तो क्या इस संस्कृति का संरक्षण करना भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो संस्कृति का संरक्षण, वन का संरक्षण, नदियों का संरक्षण और जो पहाड़ी लोग रहते हैं उनका संरक्षण करने का प्रावधान ही 5th शेड्यूल है या 371 है या 6 शेड्यूल है। ठीक है, अगर हम मान भी लेते हैं कि पहाड़ के लोगों को ट्राइब का एक दर्जा मिल गया, मैदान के लोगों का क्या होगा? नहीं, मैदान के लोगों को तो इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि जो पानी पहाड़, जो ये नदियों से जो ग्लेशियर से पानी आता है उसके संरक्षण के लिए हम लोग ऊपर आ गए, वापस आ गए। और जो प्लेन के लोग हैं, जो प्लेन में, जैसे मैं देहरादून में जाके शिफ्ट हो गया हूँ, रहने वाला मूलतः पौड़ी का हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मेरा बेटा, मैं नहीं जा पाया वापस, मेरा बेटा उस देहरादून को छोड़ के अपने गांव वापस चला जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेन के रिसोर्स हैं वो आराम से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो पहाड़ के जो सेंटर से जो डायरेक्टली मिलेंगे वो हम यूटिलाइज कर सकें। या ये भी आप कह सकते हैं कि अगर उधम सिंह नगर या हरिद्वार में जो इनकम आता है, उनका इनकम का सोर्स वहीं इन्वेस्टमेंट हो उनके प्रगति के लिए, जो प्लेन के लोगों का है, और सेंटर की जो जिम्मेदारी हो जाती है इस पहाड़ को, ट्राइब वाले पहाड़ की सुरक्षा और संरक्षण करने का, वो आ जाता है। तो 2 साइड फंडिंग हो गया। तो ये लोग विरोध नहीं करेंगे? अब मेरे को लगता है कि इनको विरोध की जगह सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो अगर आपको ध्यान होगा, एनडी तिवारी के समय जो भू कानून आया था पहला वाला, हाँ जी, जो पहला ड्राफ्ट बना हुआ था उसमें संरक्षण की बात थी, हाँ जी, जमीन नहीं ले सकते, उसमें सबसे बड़ा आंदोलन इन्हीं मैदानी जिलों में हुआ था ये जमीन ले सकते हैं। हाँ, उस समय इसी वजह से वो चेंज भी हुआ। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप पहाड़, फिर आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर, नहीं, मैं कॉन्फ्लिक्ट इसलिए क्रिएट नहीं कर रहा कि आप पहाड़ के लोगों को और प्लेन के लोगों में क्या भिन्नता है। मैं अगर बोलता हूँ कि प्लेन के लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं ट्राइबल पद्धति से आता हूँ, मैं इडवा समुदाय से आता हूँ, मेरी ये संस्कृति है, मैं अपने देवी देवताओं की पूजा करता हूँ और मैं इस नदियों के और पहाड़ों की सुरक्षा करने के लिए बहुत लिमिटेड साधनों का यूज़ करके इस पहाड़ की सुरक्षा कर सकता हूँ। तो ये मुझे प्लेन के लोगों को समझाने में बहुत ईजी पड़ रहा है। नहीं, आपको के साथ ये भी वो देख रहे हैं, आप मेरे साथ मॉल में भी घूमने जा रहे हो, आप मेरे साथ रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जा रहे हो, और उसके बाद फिर आप कह रहे हो सरकारी नौकरी में मेरे को रिजर्वेशन चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये रिजर्वेशन की फाइट नहीं है कि सरकारी नौकरी में जाए, ये ऐसे ही जाएगा। और आप किस तरीके से 5th शेड्यूल के अंदर है प्रावधान है। मैं ये नहीं कह सकता कि 5th शेड्यूल से रिजर्वेशन हटा दो। आप हर बार कह रहे हो कि 5th शेड्यूल सबसे पहले रोजगार मिलेगा। हाँ, तो रोजगार मिलेगा, तो रोजगार देखो, ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है उत्तराखंड में, जहाँ पर को जाके अगर किसी लड़के ने बीटेक किया होगा, किसी सबसे कॉमन डिग्री अभी वही है इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ, वो पहाड़ में जाकर क्या करेगा? या फिर कहीं पर को, अगर यही बात तो आ रही है ना कि आप कह रहे हो रोजगार मिलेगा, रोजगार आप फिर कहाँ दिखा रहे हो? सरकारी नौकरी में, टेंडर वाला या फिर इस तरीके का। जहाँ तक मुझे लगता है ट्रक चलाने वाले लड़के वहीं कॉमन के हैं, या फिर जो ट्रैकिंग करा रहे हैं वो वहीं के हैं। शायद ऋषिकेश जैसी जगहों पर को, जहाँ पर को राफ्टिंग या फिर पैराग्लाइडिंग जैसी, जिसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, वहाँ पर को बाहर के लोग होते हैं। ट्रैक चलाने वाले या पैराग्लाइडिंग करने वाले यहीं के लोग हैं, ये बाहर के नहीं है, ये मैं कहता हूँ। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऋषिकेश में राफ्टिंग कराते हैं या फिर टिहरी के अंदर जो बोटें चलाते हैं या नैनीताल के अंदर बोटें चलाते हैं, ये तो बाहर के मैक्सिमम बाहर के। आप फिर वही वाली बात, बाहर मैं इसलिए कहता हूँ ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि यही जनता दिल्ली जाके जॉब ले रही है और दिल्ली की जनता यहाँ के जॉब ले रही है। आप वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे एक लड़का प्रॉस्पर है, पहाड़ के लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत गरीबी है, ठीक ठाक अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं और वो कहीं पर को कॉलेज भी पढ़ने लग गए हैं। अब मेरे को नहीं समझ में आता है एमएससी किया हुआ लड़का नाव चलाने के लिए तो नहीं आएगा वो। मैं ऐसे नहीं मानता कि नाव चलाने के लिए आएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो नदियों से या कहीं से कोई टेंडर मिलता है या जितनी भी वैकेंसीज होती है स्टेट गवर्नमेंट उसमें डोमिसाइल होता है ना भाई, जब जो टेंडर वगैरह निकलते भी है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि खुला ऐसा कुछ, या तो कंपनी के थ्रू बड़े टेंडर जो होते हैं उसके कुछ कुछ इस तरीके से बनते हैं कहीं पर को। लेकिन जो ग्राउंड पे फिजिकल वर्क कर रहा है, या तो मजदूरी करने के लिए बाहर से आ रहा है, रेता उठाने के लिए या फिर उस तरह का, वो मजदूरी। आप क्या कह रहे हो कि वो लड़के दिल्ली से यहाँ आके ये मजदूरी करने के काम? नहीं, आप फिर मजदूरी तो आप रोजगार तो बताओ ना कि मैं रोजगार बता तो दिया कि अगर आपको नदी के किनारे 30 मीटर की जगह में 70 ट्रक अगर आपको रेता निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो ये मजदूरी है।
नहीं, जो उस समय भी तो आप फिर यही बात कहोगे ना कि जो रेता निकालेगा वो तो कौन होगा, वो तो फिर आप कहोगे ये बाहर वाला आ गया। कौन बाहर वाला? किसी नहीं, को तो ऐसा नहीं होता। आप जौनसार गए हो कभी? नहीं गए ना? नहीं। मैं बोलता हूँ जाइए एक बार, आपको जाना चाहिए। आपको जौनसार में जाके देखना चाहिए कि उन लोगों ने माइग्रेशन क्यों नहीं किया, जबकि वो शहर के जस्ट पास में रहते हैं। उनका माइग्रेशन होना चाहिए था। उनको ट्राइब मिल गया जो कि शहर के पास में रहते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें कोई अमीर या लखपति और करोड़पति नहीं बनना है। एक जीवन जीने की एक साधना होती है। आप दिल्ली में बात करते हैं, मोर देन 95% लोग 50 गज, 25 गज और 75 गज के प्लॉट में रह रहे हैं। उनको अच्छा लग रहा है ना, अदरवाइज आप ये नहीं, सोचो उनकी ना। मजबूरी है। आप ये बोलिए, आपको ऐसा लग रहा है कि उनको अच्छा लग रहा है, मैं रहा हूँ, तो उनकी मजबूरी है। कौन नहीं चाहता कि अपने गांव में आके अपनी पूजा में, अपने इसमें, अपने त्योहारों में शामिल ऐसा आप मुझे उत्तराखंड छोड़ के दुनिया का एक आदमी दिखा दो जो अपने गांव घर में रह के नहीं जीना चाहता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ हर ना, कोई चाहता है। हर कोई चाहता है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा तो हूँ, इस बात का सॉल्यूशन भी आप ये कैसे कह दोगे कि अच्छा फिर तो पूरी दुनिया को, पूरे भारत को 5th शेड्यूल में ला देना चाहिए? मतलब लूकर कमेटी जो बनी वो तो फालतू की फिर तो आपके हिसाब से। नहीं बनी, उसके अपने मैं आ रहा हूँ उस पैमाने पॉइंट हैं। पे। लूकर कमेटी जो है वो आप कह रहे हो कि 4 पैमाने जिन्होंने सिद्ध कर रखे हैं कि इन्हीं को ट्राइब मिलेगा, उनको वायलेंट नहीं तो नहीं कहा जा सकता। इसमें पता है, क्योंकि मैं इसलिए बहस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हो कि संस्कृति वाली बात जो आप कह रहे हो, जैसे भैया आप भी जीन्स पहनते हो, वो भी टी शर्ट पहनता है, ठीक है, आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है, नहीं भैया कल से धोती कुर्ता पहन लेना, तब तेरी संस्कृति दिखेगी। अमेरिका में वो रहता है तब भी बनाता है, वो इगास भी बना रहा है, वो फूलदेई भी बना रहा है, संस्कृति का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप के लिए कोई रिजर्वेशन होगा तभी आप बचाओगे या सरकार आपसे कहेगी तब आप बचाओगे। वो तो व्यक्तिगत भी होता है, सोसाइटी का होता है, उसमें प्राउड एक बड़ा फैक्टर है जिसकी अभी तक हम बात ही नहीं करते हैं। शायद सोशल मीडिया का एक बड़ा योगदान भी है कि लोगों को अच्छा लगता है कि दिखाने में कि हमारी भाषा ये है, संस्कृति ये है, तो उस वजह से वो बचेगा भी और उस तरीके से भी बचेगा। सरकार का योगदान उसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से कह रहे हो। नहीं, सरकार ने तो बहुत कोई योजनाएं निकाली अभी। कहाँ निकाली है? क्यों? सरकार ने अभी देहरादून में जनजातीय समारोह किया था एक। सरकार के मैं कार्यक्रम पूरी कैसे बात होते हैं कह आपको देता भी तो हूँ, पता मैं वही कह है। रहा हूँ ना। सरकार ने अभी जनजातीय एक समारोह किया देहरादून में, और आपको पता है वो जनजातीय समारोह किसके लिए होना चाहिए था? भोटिया समाज के लिए होना चाहिए था, जौनसारी समाज के लिए। लेकिन उस पूरे समारोह की प्रस्तुति गढ़वाली और कुमाऊनी सिंगरों की थी। है मतलब आप, हमारी राज्य सरकार ने हमारी भाषा को ट्राइबल की श्रेणी में डाल रखा है। हमारी भाषा को सारी जगह ट्राइबल भाषा लिखी जाती है। एटकिंसन के माध्यम से उत्तराखंड की जो भाषाएं हैं वो ट्राइबल की भाषा है। हमें सरकार ट्राइबल मानती भी है तो देना नहीं चाहती। और अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि अब सरकार तो बहुत लेट आई है अनुप भाई। मैं आ रहा हूँ ना सोसाइटी, अब आप कह पहले रहे हो आओ कि ना। 25 साल पहले मैं बाहर गया, मैं पैंट कमीज पहनने लगा, अब मैं ट्राइब की बात कैसे करता हूँ? यही कह रहा अब हूँ। मुझसे आप जो उम्मीद कर रहे हो कि भैया अब आप ट्राइब हो और आप फिर से वही ढांचा पहनो। हाँ, मैं पहनने की बात ही कहाँ करी? क्या सिक्किम के फिर लोग दिखेगा कैसे वो? अरे कैसे बातें कर रहे हो? सिक्किम के लोग, आप जाइए, मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि सिक्किम में आप जाओगे ना तो वहाँ पे दिन में लोग ऑफिस कोट पैंट पहन के जाते हैं, और जब घर आते हैं तो अपनी वेशभूषा पहनते हैं, जो घर के कपड़े होते हैं, जो उनके समाज के कपड़े हैं, जो वो खुद बनाते हैं, वहाँ के लोग बनाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अब उनसे और हमारा कंपैरिजन तो अलग नहीं है ना, हम भी तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम रहते हैं। फ़र्क कितना है कि हमें ट्रैवल की श्रेणी से धीरे धीरे बाहर करेगा क्या। पहले आपका नाम के आगे मेरे नाम के आगे बिस्ट लगा दिया, फिर जब मैं सिंह भी नहीं था तो पहले मेरे नाम के आगे सिंह लगाया, फिर मेरे नाम के आगे बिस्ट लगाया, और थोड़े दिन में किसी सज्जन ने किताब लिख दी कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो राजस्थान से आए हैं, और जिस हिस्से की वो जिक्र करते हैं कि जिस राजस्थान से लोग आए हैं वो 5th शेड्यूल के अंदर बैठा है। तो 1 करोड़ लोग, यही तो बात है ना कि मतलब उनको ट्राइब मिला हुआ है और हम बोल रहे हैं हम नहीं लेंगे जी ट्राइब। बात वही तो है ना कि उत्तराखंड के लोग किस तरीके से इसको देखते हैं। नहीं, बहुत समर्थन मिल रहा है जी। ठीक है, जो हम कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट में 2 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक तो आप कह रहे हो कि जो पहले से एसटी हैं वो लोग किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये देखा हुआ है कि जो अल्मोड़ा का पिथौरागढ़ में पंडित रह रहे थे वो अंतर कर रहे थे। उन्होंने देखा था कि किस तरीके से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। अब मैं वो बात कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसे करते थे। तो अब वो लोग कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि भैया हमारे साथ ही इनको शामिल हो जाए या हम भी इनके साथ शामिल हो जाएं। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि
जो दलित लोग हैं या जो आप बोल रहे हो, दलितों के अधिकारों की बात है या फिर जो अभी ट्राइब हैं उनके अधिकारों की देखिए, बात है? जब फिफ्थ शेड्यूल की बात आती है ना, आप इसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड समझिए। फिफ्थ शेड्यूल किसको मिलेगा? फिफ्थ शेड्यूल सबसे पहले उनको मिलेगा जो ट्राइब के अंदर जातियाँ आ रखी है। अभी फिफ्थ शेड्यूल किसी को नहीं मिला हुआ है, और टू साइड फंडिंग नहीं होती ढंग से। तो फिफ्थ शेड्यूल इन पांचों जो प्लेन के छोड़ के बाकी पांचों समुदाय को, वो थारो बॉक्सअप हमारा अभी नहीं पता कि मिलेगा, लेकिन राजी भोटिया जौनसारी को फिफ्थ शेड्यूल पहले मिलेगा। दूसरा, जिन्होंने ये साबित कर चुके हैं कि हम खस हैं, जैसे रमाई के लोगों ने अपने आप को साबित किया कागजी डॉक्यूमेंट में कि हम खस हैं, तो उनको ओबीसी मिल गया नेशनल लेवल का। और राठ के लोगों ने बोला कि हम राठी हैं, हम खस हैं, तो उनको स्टेट खस से क्या मतलब है आपका? एक्चुअली क्या है कि भारत सरकार के कुछ पैमाने ये है कि भारत सरकार के हिसाब से खस समुदाय को ट्राइब मानती है शुरू से ही, ब्रिटिश काल से भी, और भारत अभी भी सरकार मानती है। तो अगर आप 1928 के भूमि बंदोबस्त के हिसाब से आप चेक करेंगे या मैं चेक करता हूँ, तो मेरी वहाँ पे मसेटा जाति निकलेगी। मैं बिष्ट नहीं हूँ, मैं मसेटा जाति निकलेगी। और मैं कौन सा मसेटा हूँ, किस समुदाय का हूँ, तो वो उस पर भी निकल जाएगा, मैं इडबाल का हूँ। ये मुझे इन्फॉर्मेशन सिरमौर के जिन्हें 7 लाख लोगों को ट्राई मिला ना पिछले साल, उनसे मिली कि अपना भूमि बंदोबस्त है। तो हमारा जो भूमि बंदोबस्त है गढ़वाल और कुमाऊं को मिला के वो 12 भूमि बंदोबस्त हुए, जिसमें 12वां भूमि बंदोबस्त 1928 का है, और वो अभी हमें मिला नहीं है। तो उसमें एग्जैक्टली पता है कि हम कौन हैं। तो इन्होंने तो साबित कर दिया ना, जिन्हें 23% लोगों को आरक्षण मिल गया है ओबीसी का। तो इनको साबित करने की ज़रूरत नहीं कि हम ट्राइब है, इनको बाय डिफ़ॉल्ट ट्राइब मिल जाएगा जिस हिसाब से इनके सर्वे हुए हैं। बाकी कुछ और लोग हैं जैसे हम हैं, तो मैं ना तो मुझे ट्राइब मिला हुआ है ना मुझे ओबीसी मिला हुआ है, मेरी लड़ाई थोड़ी सी कठिन हो सकती है। जैसे गंगोली हाट में रहने वाला कोई पंडित जी है, ठीक है, ब्राह्मण है, वो कैसे साबित करेंगे कि वो खस है? मैंने बोला ही नहीं कि उनको साबित करने की ज़रूरत है कि उनको खास होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ पैमाना, मैं कह रहा हूँ मानती है सरकार। लेकिन अगर मैं किसी से बोलूँ कि जिसको ये लगता है कि वो ट्राइब की श्रेणी में आना चाहता सबसे पहले, तो वो 1928 का भूमि चेक कर ले, उसको मिल जाएगा पहला। दूसरा पैमाना अगर उसमें भी नहीं है तो लूकर कमेटी के हिसाब से वो जो 4 पैमाने वो फॉलो कर रहा कि नहीं कर रहा, अगर उसका गांव फॉलो कर रहा है तो ट्राइब के अंदर आ जाएगा। उत्तराखंड में अभी फिर किस किस को मिल सकता है? मतलब उसका हमारा काम है अर्जी लगाना सारे समुदाय का, सारा उसका, वो भारत सरकार जब सर्वे करेगी तब पता लगेगा। अब जो आपका रास्ता है, किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं? अभी तो देखो इतना 137 मीटिंग करी है, वो बड़े बड़े चढ़ के हमें मिला है। इतना आप ये समझिए कि जंतर मंतर पे भीड़ उबड़ पड़ी थी। इंग्लिश वर्ड फिफ्थ शेड्यूल, यहाँ हम लोगों को हिंदी नहीं समझा पा रहे ढंग से, हमने इंग्लिश समझा दिया फिफ्थ शेड्यूल। तो फिफ्थ शेड्यूल रट गया सबके मुँह से। कौन कौन लोग जो सोशल मीडिया में समाज सेवी का काम करते हैं कि आदान प्रदान करते हैं मैसेजों का, या जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार या बहुत ही इंटेलेक्चुअल पीपल है, उन लोगों को पता चल गया। अब हम ये नहीं चाहते कि इसका भी हसर वैसे हो जैसे राज्य आंदोलन में हुआ। हमारे साथ बहुत पीड़ा हुई इस टाइम पे, बहुत अत्याचार हुआ। हम इसको बिल्कुल साइलेंटली और भारत सरकार के हिसाब से अंदर वाली मांग, यानी कि भारत सरकार के संविधान के अंदर मांगे गए कागजों के माध्यम से भारत सरकार के आगे रखना चाहते हैं, और उसके बाद एक डेलीगेशन जो भारत सरकार से बात करेगा। अब हमें समझाना कैसे है, तो 21 सितंबर को हल्द्वानी के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा होगी, ये MB इंटर कॉलेज ग्राउंड के अंदर। तो इस जनसभा के अंदर आप देखिए जनसैलाब कैसे आएगा, और ये लोग समझ जाएंगे कि ट्राइब का है। मैं इस पर इसलिए नहीं जा रहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं समझा नहीं, या वो ब्राह्मण है। तो मेरा आंसर ही सुन लीजिए, जो ये बोलता है कि मैं एसटी के क्षेत्र में आ जाऊंगा तो कृपया करके वो एसटी का सर्टिफिकेट ना बनाए। मेरी छाती पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम तो पूरे क्षेत्र को मांग रहे हैं ना। अब क्षेत्र के अंदर सब लोग आ ही जा रहे हैं ऑलमोस्ट, और अगर किसी को लगता है कि मैं ट्राइब में नहीं हूँ तो मत ले, क्या टेंशन, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। अभी जो आपका तरीका है वो मतलब अभी आंदोलन करने वाला या ऐसा, वो आपने अभी कुछ सोचा नहीं है? नहीं, हम सरकार के विरोध आंदोलन नहीं करते। किस सरकार के विरोध करें हम आंदोलन? जो सरकार सेंटर से फंड ला रही है। हम तो उनसे उम्मीद कर रहे हैं मदद की कि वो रिकमेंडेशन करके विधानसभा के अंदर, पहले वो विधानसभा ही सही जाएगा। हाँ, रिकमेंड होके विधानसभा से रिकमेंड करके वो दे दें, और कर भी देंगे वो, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के और बहुत सारे कांग्रेस के MLA जो सहमत हो गए। आपकी बात से? हाँ बिल्कुल। लगभग कितने MLA आपके साथ होंगे? मैं आपको प्राइवेटली लिस्ट भेज दूंगा ठीक है, कि कितने MLA हो चुके हैं। पर पर्सनली मैंने 12 MLA से बात करी है पर्सनली, और सब सहमत है।
और उसमें से अच्छा, कोई ऐसा जो आप कह रहे हो कि इतिहासकार या फिर ये कोई ऐसे नाम आप बता सकते हो कि जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि अच्छा हम, जो आप कह रहे हो ना ट्राइब वाली, कि हम खस हैं या फिर इस तरह की कोई बात कहीं एटकिंसन, पर को? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी के समय जो लोग आपके साथ हैं, हाँ, यशवंत कटोच जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो हमें समर्थन पत्र ऐसा लिख के दिया, मैं आपको भेजूंगा। नहीं नहीं, वो समर्थन पत्र नहीं, वो जब व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि वो भी क्या कह रहे हैं कि मैं खस हूँ कह रहे हैं, या फिर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वो भी खस हैं, और उत्तराखंड के मोर देन 90% लोग खस हैं जो पहाड़ों में रहते हैं मूलतः, अभी जो आए उनकी नहीं। और 2-2.5% कोल हैं, बाकी लोग बाहर से आके बसे हैं यहाँ पे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे कि आप इसके सोर्स क्या हैं आपके कि ये लोग 90% खस हैं जो आप कह रहे हो? यशवंत सर के हिसाब से, जो उनको सम्मानित हुई उनकी किताब के हिसाब से, उन्होंने बहुत सारे समुदायों का लिस्ट उस पर डाली है कि ये सारे के सारे लोग ना खस समुदाय से आते हैं। जैसे 7 लाख की आबादी वाला राठ समुदाय पूरा खस है। उधर चले जाइए, मतलब ऐसे कुछ स्पेशल ट्रेड्स होते हैं कि इस तरीके की चीज़ें खस लोग करते हैं या इस तरीके का? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को जिसको नहीं पता नहीं होगा। करते। देखिए मैं इगास, बगवाल, फूलदे या हरेला, या आप बूढ़ी दिवाली कह लीजिए, ये सारे के सारे खसों के त्यौहार है। रिटर्न है, भारत सरकार के डॉक्यूमेंट है, इतिहासकार के डॉक्यूमेंट है, ये खसों के त्यौहार है। ये भी क्लियर मेंशन है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में जितने भी खेत बनाए गए हैं ये खसों द्वारा बनाए गए हैं, और कोई समुदाय नहीं। इनकी जनसंख्या ज़्यादा थी तो इन्होंने वहाँ पे बनाए हैं। तो जब खसों के ये लोगों ने ये कराया कि सारे इतिहासकार, चाहे एटकिंसन हो, डी शर्मा हो, यशवंत कटोच सर हो, डॉक्टर अजय रावत जी हो, इन सब ने सर्टिफाइड कर रखा है। और हम उन्हीं की बात बोलते हैं क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम उनसे बात करते हैं 1-1 घंटा 2-2 को, पूरी उनके साथ मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, समझते हैं, किताबें लाते हैं। ऐसी हम 42,000 की किताबें ला के पढ़ रहे हैं। ऐसी हम मैं आपके सामने पोथी पत्र लेके बैठा हूँ कि भारत सरकार के हमें भूमिहीन कैटेगरी में, ये देखो भूमिहीन कैटेगरी में डाल रखा है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का हमें बहिष्कृत क्षेत्र में डाल रखा है। ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, 17-18 डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से हम ट्राइब घोषित होते हैं। तो इसमें हम बिल्कुल भी कोई दो राह नहीं है कि हम ट्राइब नहीं हैं। ये ज़रूर है कि हो सकता है कुछ अपने आप को बहुत उच्च किस्म के ब्राह्मण मानते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं चाहिए ट्राइब, अब मत बनाना सर्टिफिकेट, ख़त्म बात। हम ये बात कहते हैं। हम आज की जो यंग जनरेशन है वो तो मैं नहीं करती। हम सिर्फ ये कहते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में 5th शेड्यूल लगा दो, उसके अंदर जो जातियाँ हैं, जिसको चाहिए वो बनाइए, जिसको नहीं चाहिए नहीं बनाइए। अब जैसे हमने शेड्यूल 5 के अपने फ़ायदे वगैरह भी बताए, एक चीज़ ये बताइए कि शेड्यूल 5 का जो मिलने का तरीका है, लोगों को क्या करना चाहिए या फिर किस तरीके का वो प्रोसेस है? 2 बातें हैं कि जनता की तरफ से क्या योगदान होना चाहिए और उत्तराखंड एकता मंच अपनी तरफ से क्या कार्य कर रहा है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि उत्तराखंड एकता मंच का दायित्व जो है कि वो ये है कि एक ड्राफ्टिंग लेटर तैयार हो रहा है और वो समुदाय बेसिस पे तैयार हो रहा है, और उस ड्राफ्टिंग लेटर को भारत सरकार में हम लोग हमारी 2 ट्राइबल कमेटी, गढ़वाली कमेटी और कुमाऊनी कमेटी, दोनों समितियों के माध्यम से उसको अप्रूव करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को पूरा रिव्यू करेंगे, फिर भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट में जमा करा देंगे और मुख्यमंत्री को जमा करा देंगे, भारत के प्रधानमंत्री को जमा करा देंगे, राष्ट्रपति को जमा करा देंगे, हमें जहाँ जहाँ हैं, और अपने 5 MP को जमा करा दें, 7 MP को, 8 MP को। ये तो हो गया हमारी तरफ से काम। उसके बाद ग्राउंड में क्या जिम्मेदारी है? ग्राउंड में जनता की जिम्मेदारी ये है कि उनको समझना पड़ेगा कि 5th शेड्यूल से उनके फ़ायदे क्या होंगे, और 5th शेड्यूल जब ट्राइब उनका गांव आएगा तो इसको ऐसा समझिए कि जब फाइल ट्राइबल मिनिस्टर में लगती है तो वो सर्वे का ऑर्डर देते हैं, यहाँ से रिकमेंडेशन जाएगा, फिर सर्वे आएगा, सर्वे के लिए वो कुछ रेंडमली गांव पिकअप करेंगे। तो आप जनता को इस बात को समझना चाहिए कि जब इतना सारा रोजगार ट्राइब के माध्यम से मिल रहा है तो वो ये समझाएं और ट्राइबल के डिपार्टमेंट के लोगों को कि हम ट्राइबल के अंदर क्यों हैं, तो वो अपनी संस्कृति बताएं। जैसे किस तरीके के सवाल होते हैं जब वो सर्वे में? मेरे हिसाब से तो वो इस हिसाब से होते हैं कि आपके देवताओं के बारे में पूछते हैं, जैसे कि मैं हाटी समुदाय के बेसिस पे बात करूं, वो आपके पहनावे के बारे में पूछते हैं। फिर आप कोशिश करिए कि उन लोगों को चीफ गेस्ट बनाइए, अपने कल्चर जो देवता, लोकल देवता के मेले होते हैं उनको बताइए, वो पद्धति पूरी आपकी ट्राइबल की पद्धति होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप उनको देते हो तो वो आपको ट्राइबल मानने से ऐसा होंगे। दूसरा, आपको ये जीवन जीना पड़ेगा जो आप भूल चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो करिए, अरे कम से कम अपने घर में जो पहाड़ी व्यंजन है उसको बनाइए, फिर आप पहाड़ी बोली बोलिए आपस में,
और कोशिश करिए कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला नहीं संस्कृति का संरक्षण, तो मैं तो हर जगह बोलता हूँ कि एक कुमाऊनी अगर सपोज़ कीजिए कि वो कुमाऊनी से शादी ना करके किसी बाहर नेपाल से कहीं से ले आए, तो एक ही परिवार में वो दोनों लोग एक लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, एक टाइप का खाना नहीं खा पाएंगे। तो ये संस्कृति का शरण, यही अगर थोड़ा सा आप चले जाइए उन ट्राइबल इलाकों में, चाहे जौनसार है चाहे भोटिया है, वो जब इकट्ठा अपने ही समुदाय में शादी करते हैं तो वो अपनी ही बोली बोलते हैं, अपना ही व्यंजन खाते हैं, और उससे एक व्यवहार जनरेट होता है, एक संस्कृति जनरेट होती है। तो ऐसा है कि उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो जो ऑफिसर्स आते हैं या जो भी ट्राइब के सर्वे करने के लिए आएंगे, तो उनको बताइए कि हमारी देवी देवता ये हैं, हमारा खाने का कल्चर ये है, हमारा पहनावा ये है, हम पानी यहाँ से लाते हैं, हमारे गदेरा ये है, हमारे छू ये है, हमारे भूमिया देवता ये है, हमारे त्यौहार ये हैं, तो उनको बताइए पूरे, यही तो बताना है। और अगर वाइड लेवल पे बताना चाहते हैं तो मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ कि जो उनके गाँव की पूजा होती है या जो उनके गांव के मेले होते हैं उसको भव्य तरीके से मनाएं, उसको बिल्कुल ऐसे महायज्ञ की तरह मनाएं, तो लोग उसको जानेंगे। कि आप अगर जब अपना त्यौहार ही भूल जाएंगे, अपना मेला ही भूल जाएंगे, अपने भूमियाल देवता को भी भूल जाएंगे, तो कौन मानेगा आपको ट्राइबल। तो ये जो संस्कृति आपको प्रकृति ने दी है, जो शायद दिल्ली वालों के पास नहीं है, हरियाणा वालों के पास नहीं है, ये स्पेशली भगवान ने प्रकृति रूप से जिम्मेदारी हमें दी है, तो वो इसको जनता का योगदान है, वो ये इसको करे। और लास्ट है, एमपी एमएलए से क्वेश्चन पूछें, क्या मेरा गांव ट्राइब के अंदर डाला आपने मांग उठाई मेरे गांव को और मेरे ये ब्लॉक को और पट्टी को ट्राइब के अंदर लाने की? अगर वो बोलता नहीं उठाइए तो आपका प्रगति वहाँ से नहीं हो सकती, आपके गांव से और मार्गेशन होगा। अगर वो बोलता है कि हाँ मैंने उठाई है, तो बाहर के बसे हुए उत्तराखंडी और खुद पहाड़ में रह रहे उत्तराखंडी दोनों एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीत निश्चित होगी। ये है सर। पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा नहीं है फिर उत्तराखंड एकता मंच का? अरे पॉलिटिक्स में अगर चले गए तो उत्तराखंड की जनता इतनी समझदार है कि वो बोलते हैं जिस उत्तराखंड में फंड ही नहीं है उसमें पॉलिटिक्स में जाके हम क्या करेंगे। मैं मतलब एक उजड़े हुए भवन का राजा बन के क्या करना, एक छोटे से बगीचे का मैं राजा बन जाऊं जो खिला पिलाओ वही काफ़ी है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि उत्तराखंड सरकार अपना काम कर रही है, हम उत्तराखंड सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, वो रिवर्स माइग्रेशन करवा रहे हैं, और वो जो पलायन आयोग है उसका दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि वो किसी तरह से वहाँ लॉक। तो फिलहाल राजनीतिक तरीका या फिर उस तरीके के जाने का आपका कोई प्लान नहीं है? नहीं, हमारा कुछ ऐसा, हम तो अगर मुझे राजनीति में जाना होगा तो हमारे संगठन का संविधान है कि आपको 1 महीने पहले इस्तीफा देना पड़ेगा और आपको इस पर क्लियर वो लिखना पड़ेगा, एक सार्वजनिक हमें करना पड़ेगा कि अनूप बिष्ट इस जिम्मेदारी से हट गए हैं, अब वो सिर्फ सदस्य है। तो मैं राजनीति करता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग अगर राजनीति में जाओगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी मांग उठा पाओगे या फिर इस तरीके? मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में इतने सारे युवा हैं जो इस 5th शेड्यूल के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी 5th शेड्यूल का 3 मांगे हैं, अल्मोड़ा में बैठे आंदोलन चल रहा है, उसमें से ये पहली मांग 5th शेड्यूल की उनकी, मतलब पूरे अल्मोड़ा उस क्षेत्र को उनके ग्राम पंचायत को ट्राइब के अंदर लाया जाए, वो मांग लेके वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी टीरी में बैठे हैं, जगह जगह सारे लोग अपने अपने बैठे हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जिस भी युवाओं को ये लगता है कि उसे राजनीति करनी है तो वो 5th शेड्यूल मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डाले। अगर उस जगह का एमएलए हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम ओपनली उसके मंच पे जाके उसको सपोर्ट करेंगे और कहेंगे कि इसको विधानसभा भेजो, और तब जाके ये वहाँ पे 5th शेड्यूल के रिकमेंडेशन में बिल में बटन दबाएगा। तो हमारा समर्थन पॉलिटिक्स करने वाले लोगों का है उस क्षेत्र में जहाँ पे हमें किसी भी दूसरे समर्थन का नहीं मिल रहा है। तो हमें क्लियर, तो तन मन धन दिनों से जो भी सेवा करनी चाहिए ना, जो हमारे मुद्दे को उठाए काम करेंगे, तो इसमें करने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी तो मैं पहले कह चुका कि जो हल्द्वानी का MB इंटर कॉलेज ग्राउंड है, 21 सितंबर को 12 बजे 11-12 के बीच में बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है। बड़े बड़े विद्वान उसमें आने वाले हैं और हो सकता है कि वो एमएलए भी आए जो विधानसभा में बात उठाने वाले हैं। और प्रताप नगर के एमएलए मैं उनका इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि उन्होंने खुद ही वीडियो जाहिर किया था, 5th शेड्यूल को पूरे पहाड़ पे लागू किया जाए, पूरे पहाड़ के लोगों को जनजातीय का दर्जा में मिले। उनके लिए प्रताप नगर के विधायक ने वहाँ पे प्राइवेट बिल लाए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया कि वो दूसरे टाइप का बिल आना था, तो उन्होंने वो बिल जमा करा दिया। और अगर हम लोग कहीं पर ये समझना चाहें आपसे कि आप लोगों का जो रास्ता है या फिर इससे कोई आपसे जुड़ना चाह रहा है आप लोगों की मांग से रिलेटेड कुछ इस तरीके का, और वो किस तरीके से जुड़ सकता है?
अब देखिए हमारा तो सिंपल है, हमारा ट्विटर में या गूगल पे भी सर्च करेंगे @UEM उत्तराखंड एकता मंच @UK, इसको भी सर्च करेंगे गूगल पे, सारी जानकारी है। इवन ट्विटर पे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर रखे हैं, एक एक डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर रखे हैं। जो भी हमें रिसर्च मिलता है हम शायद ट्विटर पर डाल देते हैं सारे के सारे। तो एक तो ये माध्यम है, दूसरा हमें डायरेक्टली वो हमारे नंबर हैं पब्लिकली गूगल पे, उत्तराखंड एकता मंच से हेल्पलाइन या कॉन्टैक्ट नंबर वो सारा मिल जाता है, तो लोग ईजिली हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं।